ओके, चलिए शो की शुरुआत करते हैं ग्रीन स्क्रीन पर। और अगर आप टिकर देखें तो ग्रीन और येलो आपको दिखाई देगा। अच्छा, मुंबई में ग्रीन और येलो की बहुत वैल्यू होती है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपको पता है एक अगर ग्रीन और येलो एक कॉम्बिनेशन है जिसकी बिक्री सैटरडे को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मुंबई में, तो वो क्या है? नींबू मिर्ची। तो आज सच बताऊं तो एक बार दिल कर रहा था कि वो नींबू मिर्ची मैं लेके यहाँ रख दूं। मैं सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं करूँगा। अभी 3-4 दिन से जिस तरीके की मार्केट थी, उसके बाद आज जिस तरीके से मार्केट में मूव आया तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा सुकून मिल रहा है दिल को और देखकर, क्योंकि इतने दिनों से मार्केट जिस तरीके से गिर रहा था, तो आज अच्छा लग रहा है। आज सुबह हमने जो सबसे बड़ा क्यू डिस्कस किया था, मेरा ये मानना है कि आज मार्केट जो जिस तरीके मुंह दिखा रहा है शायद वो यही है। मार्केट शायद आरबीआई से एक बम्पर, एक बोनांजा की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। सुबह बात हुई थी कि 2.5 लाख करोड़ फैक्टर्ड इन है, क्या 3 लाख या 3.5 लाख करोड़ का भी नंबर हो सकता है? अब देखिए, एक नंबर तो 4 लाख करोड़ का भी आ रहा है। अब क्योंकि मुझे इसके अलावा ना और कोई ट्रिगर दिखा नहीं मार्केट में कि आज और क्या ट्रिगर हो सकता था। हाँ, एक चीज़ और ये हो सकती थी कि आज सुबह खुलते ही मार्केट ने जैसी पहले 15 मिनट के बाद वो बड़ी कैंडल बनाई, उसके बाद एफआई के शॉर्ट फंसे। एफआईज लगातार शॉर्ट रहे हैं सिस्टम में, मैसिवली शॉर्ट रहे हैं, वो शॉर्ट फंसे और उसके बाद निफ्टी जिस तरीके से एक के बाद एक क्रूशियल लेवल्स क्रॉस करता गया, 24,650, फिर 24,750 और फिर इवन 24,850, और अब एक जो लास्ट लेवल बचा है वो है 24,950। अगर ये आपने क्रॉस किया तो मुझे लग रहा है और भी तेज़ी होगी। और फिर तो बैंक निफ्टी पे भी ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पर भी 55,500 के हम काफ़ी करीब हैं। 55,406 पर डे हाई पर देखते हैं आप 55,500 क्रॉस होगा या नहीं। खैर, शो को आगे बढ़ाते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, आपने नींबू मिर्च की बात की, काला टीका भी लगा लेना चाहिए, सारे उपाय कर लेंगे बाजार को ऐसे ही मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल फ्राई डे नहीं, आज फ्राई ये लग रहा है मुझे। लेकिन जो बात आपने कही है, जिस तरीके से डिविडेंड की उम्मीद से बाजार में एक अच्छी रौनक देखने को मिली, कितनी टिकाऊ लग रही है, क्योंकि फिर वीकेंड आ रहा है, मंडे जब बाजार की ओपनिंग होगी, ऐसे मूड माहौल में क्या हिदायत निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को कैसे अप्रोच करें? देखिए, बिल्कुल मैं अप्रोच पर आऊँगा, उससे पहले श्रेया एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है आज का वो डिस्कस कर लेते हैं। क्यों मार्केट भाग रहा है और इस चीज़ को समझिए। और इसमें ना एक और कॉन्टेक्स्ट जोड़ दीजिए आप। आई थिंक अभी आलोक कुछ फ्लैशेस भेज रहे थे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज से इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। इसको मैं जोड़ रहा हूँ इन दो चीज़ों को, आरबीआई के डिविडेंड और बाजार को। और अगर अब इकोनॉमिस्ट 3.5 से 4 लाख करोड़ तक का डिविडेंड कह रहे हैं, वैसे मैं इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, मतलब बहुत ज़्यादा 3.5 लाख मान लीजिए, 4 बहुत ज़्यादा हो गया, 3.5 लाख करोड़ मान लीजिए, 2.6 तो सरकार बजट ही करके चल रही है, तो ठीक है, और 1 लाख करोड़ ऊपर से आ गया तो ये नंबर मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि सरकार इस पैसे को इकोनॉमी में झोंकेगी। लेकिन देख लेते हैं कि आज शाम को एक्चुअल डिविडेंड है कितने का। वो अभी क्या होता है, मार्केट तो सब कुछ प्राइसिंग कर लेगा। जब हम बच्चे थे, पापा पटाखे लाते तो हम तो प्राइसिंग कर लेते थे कि सब पूरा वही खरीद लाएंगे, दुकान ही खरीद लाएंगे। तो अब इसमें आपको ये आप प्राइसिंग कर रहे हैं कि भाई ये सब मार्केट करेगा। एक चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगा, बस एक बार जरा डिफेंस का इंडेक्स लेकर आइए, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स, और एक बार आप लेकर आइए कैपिटल गुड्स इंडेक्स। मैं दो चीज़ों की बात क्यों करूँगा, क्योंकि जो सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि डिफेंस पे अभी हमें और ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। डिफेंस के लिए ऑलरेडी इनफ बजट है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि इतना अगर डिविडेंड आएगा तो शायद सबसे ज़्यादा उसमें से बजट और डिफेंस में बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक सेंस बन रही है कि डिफेंस में ऑलरेडी जितना होना था वो है। अगर ऐसा है तो ये पैसा कहाँ जाएगा फिर कैपेक्स में, बाकी की कैपेक्स में? अगर ऐसा होगा तो मुझे लग रहा है कैपिटल गुड्स स्टॉक्स, LNT, ABB, इस तरीके के स्टॉक्स, इन पर ध्यान रखिए आप। फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्टॉक्स में मैसिव ब्रेकआउट आएंगे। तो ये मैं पहले एक बात करना चाहता था। चलिए अब आज की स्ट्रेटजी पर आते हैं। आज निफ्टी पर जो स्ट्रेटजी है, मुझे लग रहा है 24,950 के ऊपर अगर आप निकले तो कॉल राइटर और फंसेगा। ऑलरेडी कॉल राइटर फंसा हुआ होगा। फिर भी मैं एक चीज़ ऐड करूं, अभी भी ये बाजार ना घर लेकर जाने वाला नहीं है। हो सकता है मंडे को मोड़ चल जाए, वो अलग बात है, लेकिन अभी राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, हम अभी भी पिछले हफ्ते की रेंज में ही हैं। हमने रेंज ना डाउन साइड पे तोड़ी है ना अप साइड पे तोड़ी है। अब कल मार्केट डिस्पोंडेंट लग रहा था, आज मार्केट यूफोरिक लग रहा है, लेकिन मार्केट एक रेंज में रहा है। आप निफ्टी का एक हफ्ते का चार्ट रखिए जरा और देखिए निफ्टी ने एक हफ्ते में किया क्या। एक हफ्ते का चार्ट दिखा दीजिए जरा निफ्टी का। ये देखिए, ये 7 डे चार्ट है
7 डे चार्ट 0.7%, मतलब बेसिकली मार्केट ने कुछ नहीं किया, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़े 12 आना, वो वाली बात हुई है इस समय। तो एक रेंज है, अभी भी मार्केट वॉलेटाइल है, इंट्राडे के लिए ठीक है, इंट्राडे मार्केट आपको ट्रेड्स दे रहा है। और एक और चीज़, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 24,460, अब ये आपके लिए लक्ष्मण रेखा है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में आज आपने तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखी है। आई थिंक 55,500 के ऊपर निकले तो कवरिंग शायद और बढ़ेगी और वापस 56,000 का रास्ता खुलेगा। लेकिन एक चीज़ तो तय है, एक दिन के मूव को देखकर ना आप ट्रेंड के बारे में मत सोचिए। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, एक रेंज में है, लेकिन ना डाउन साइड तोड़ने को तैयार है अभी के लिए, ना अप साइड तोड़ने को तैयार है। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ एक्शन में आज? गुड आफ्टरनून अनुज। आपका वो नींबू मिर्ची से मुझे एक किस्सा याद आया था, लेकिन अभी नहीं सुनाऊंगा, फिर बाद में सुनाऊंगा कार्यक्रम के मिड में। लेकिन मैं बैंकों पे ध्यान रहा था अनुज। एक्सिस बैंक एट डे हाई 1211 पे, और ये अब 25 अप्रैल के बाद की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। तो एक तो एक्सिस बैंक पे नजर रखिए, दूसरी बात रखिएगा आप कोटेक पे नजर। कोटेक पे क्यों? देखिए 55,500 पे निफ्टी कॉलाइटस के जोन पे है, कोटेक निफ्टी बैंक कॉलाइटस के जोन पे है। अभी कोटेक अपना लास्ट ड्यू एवरेज क्रॉस करता हुआ 2107 पे इसका एग्जैक्टली फॉलोइंग 20 डे में अप्लाइड है। तो आप इन दो बैंकों पे नजर रखिए, एक्सिस बैंक पे रेंज ब्रेकआउट और कोटक महिंद्रा बैंक पे 20 डे का ब्रेकआउट। तीसरा एंजल वन टॉप गेनर। मैं एग्जैक्टली देख रहा था अनुज कि इसमें है क्या ऐसा मामला, इतना बड़ा मोमेंटम आ कैसे रहा है। अनुज यहाँ पे सारे कॉल राइटर्स साफ हो चुके हैं इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के। अब 3200 की कॉल में सबसे बड़ा कॉल कंसंट्रेशन, ऊपर की सारी स्ट्राइक्स खाली पड़ी हैं, नो कॉल राइटर्स एट ऑल। एक इसका ओआई, इसकी ऑप्शन एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। और एक आखिरी स्टॉक और कहूंगा अनुज, दैट्स HDFC लाइफ। जरा प्लीज स्क्रीन पे लेके आइएगा। ये पूरा का पूरा इंश्योरेंस बास्केट काफी स्ट्रांग। सुबह SBI लाइफ ने कमान संभाली थी, लेकिन अब ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट अनुज, ये ऑलमोस्ट एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट जो 755 पे आया, उसके बाद बाइंग देखिए 4.5 लाख शेयर का बिल्डअप। ह्यूज कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो कि बहुत स्ट्रांग है अनुज। ये कैपिटल मार्केट थीम, एक्सचेंजेस फिर आज चल पड़े, BSE चल पड़ा। मैं इसी पे आऊंगा। आप कैसी रही वो मुलाकात, बात, और ये BSE का ये जो उन्होंने कही बात ना कि जनाब हमने तो कोई पत्र ही नहीं भेजा, हमने किसी दिन की गुजारिश की नहीं है, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात थी। देखिए बहुत बड़ी बात है ये। और आज का टॉप गेनर इसमें हुआ क्या, देखिए कल मुझे लग रहा है, कल वो जो शॉर्टिंग हुई ना इसमें, वो बेकार में जो उसमें मुझे लग रहा है कि लोग फंसे, बेकार में लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, बेकार में लोगों का जो जैसा मैंने कहा कि ट्रेड खराब हुआ। अच्छा, CNBC आवाज़ ने उस फ्लैश को तब नहीं चलाया था, मैं पहले एक बात ये क्लियर कर देता हूँ। लेकिन जो बात कही है ना सुंदर जी ने, वो इंटरेस्टिंग है। आई थिंक हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस एक चीज़ को लेकर कि वीकली एक्सपायरी कब होगी, ट्यूसडे को होगी या थर्सडे को होगी। सिर्फ एक चीज़ पे आके सारा मामला टिका है। BSE की जो री रेटिंग हुई है वो सिर्फ इस एक एक्सपायरी को लेकर नहीं हुई है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी तो हमारे देश में जो असली डेरिवेटिव से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, वो पिकअप नहीं हुई हैं। फॉर एग्जांपल, अभी तो सेंसेक्स फ्यूचर्स में वॉल्यूम नहीं होता। एक बार सेंसेक्स फ्यूचर्स में वॉल्यूम्स आएगा, उसके बाद आप देखिएगा आर्बिट्राज डेस्क जो सेंसेक्स और निफ्टी के बीच में काम करेंगी, वो किस तरीके के वॉल्यूम्स वहाँ पर पिक होंगे। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, बाकी काफ़ी चीज़ें हैं जो एक्सचेंजेस कर सकती हैं, ये सब तो अभी पिक होना बाकी है। तो ये क्या है, अभी हम बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर चीज़ पे अटके हुए हैं कि ट्यूसडे को होगी या थर्सडे को होगी एक्सपायरी। सारा का सारा मूव मुझे लगता है कि उससे रिलेटेड होगा। तो इसके लिए मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं है कि जिस तरीके से आज BSE टॉप गेनर बना है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, स्टॉक का इंटरडे मूव लेकर आइए, और जब जैसे वो इंटरव्यू हुआ उसके बाद से आप देखिए किस तरीके का मूव आए हैं स्टॉक में। तो क्लियरली मार्केट भी सुन रहा था उसको क्लियरली, और उसके बाद से आप देखिए, अगर आपने कल शॉर्ट किया तो आप फंसे होंगे, और कल अगर लॉन्ग थे और अगर ज़बरदस्ती का स्टॉप लॉस लगा तो आप, मेरी सिंपैथी है आपके साथ। लेकिन मुझे हैरानी नहीं है कि आज इस तरीके मुबारक, ये इसको हटा दीजिए, ये एडजस्टमेंट कैप्चर नहीं कर रहा है। लेकिन चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और
कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं श्रेया। जी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे और जिस तरीके से आज मार्केट में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है, डेज हाई पे है मार्केट, तो शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ कौन से स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है वो अभी आपके स्क्रीन पर आएगा। और आप देखें तो ज़्यादातर जैसे एक तो BSE जो हम डिस्कस भी कर रहे थे टॉप गेनर्स में शामिल है, इसके अलावा इटर्नल देखिए लगभग 5% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 3% के करीब तेज़ हो गया। HDFC लाइफ इंश्योरेंस पूरे स्पेस में आज खरीदारी दिखेगी आपको 3% के करीब। ITC रिजल्ट के बाद स्ट्रीट रिवॉर्ड क्या 2.5% से ज़्यादा चढ़ता हुआ नजर आया। कुछ और स्टॉक्स देखिए, एंजल वन यहाँ पे भी स्पेस में अगेन बाइंग देखने को मिली है, 6.25% से ज़्यादा चढ़ गया। हिंदुस्तान कॉपर 4% से ज़्यादा, वरुण बेवरेजेस 4% और ICICI प्रूडेंशियल में भी खरीदारी होती हुई नजर आई 3% से ज़्यादा। लेकिन कुछ स्टॉक्स इस अच्छे बाजार में भी गिरे हैं। सन फार्मा पोस्ट रिजल्ट इस पर डेंट पड़ा 2.5% से ज़्यादा। कॉनकॉर टूट गया 3%। कमिंस में बिकवाली हावी होती हुई नजर आई 1.5%। टोरेंट फार्मा पे भी डेंट पड़ा 1.5% के करीब। इसके अलावा देखिए GMR एयरपोर्ट्स में मुनाफा वसूली 2.25%। पॉलीकैब टूटा 1%। हैल में आज मुनाफा वसूली है। डिफेंस स्पेस आज फिर से वहाँ पे मुनाफा वसूली आपको देखने को मिलेगी। और NHPC लगभग 2.25% टूट कर रहा है कारोबार। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कमाई का अड्डा में हमारे साथ दमदार पैनल जुड़े हुए हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी, टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपके कमाई कराने के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, कविता जैन, अमित सेठ और स्नेहा सेठ 2:15 पर। NTPC के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगी मिताली जैन और बिंदु फार्मा के नतीजों का प्रीव्यू करेंगी कंचन नौटियाल 2:20 पर। स्पेक्ट्रम नीलामी पर एक्सक्लूसिव खबर लेकर आएंगे असीम मनचंदा। 2:30 बजे BSE के MD and CEO सुंदर राममूर्ति से खास इंटरव्यू सुनाएंगे आपको। 2:45 पर मिताली जैन बताएंगी जैन स्ट्रीट को भारत से कैसी हुई बम्पर कमाई। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे एलेक्जिकर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता जी। 3:05 पर यतिन मोहता बताएंगे आपको डीलिंग रूम में किन शेयरों पर है फोकस। 3:10 पर अनुज जी से लगी कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स और अगले हफ्ते के ट्रिगर्स पर होगी नजर, बताएंगे आपको कंचन नौटियाल। चलिए शुरुआत करते हैं फिर ट्रेडिंग कॉल्स की। पैनल तैयार है हमारे साथ। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू और सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। यहाँ पर लगता है तेजी है, सेटअप के हिसाब से लगता है अच्छा आपको मिला है, बाउंस पे बढ़िया है। ट्रेड कर 1210 के आसपास। स्टॉप मेरे ख्याल से होना चाहिए 1205 का, ज्यादा नहीं तो करीब ₹5 का स्टॉप है। और आपसे 1220 पॉसिबल है एक्सिस बैंक। जी हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मैं अभी जिक्र कर ही रहा था इसका। 1210 पे इट्स बाय। प्रकाश सर का कॉल है 2% ऊपर, बहुत ही शानदार रेंज ब्रेकआउट। स्नेहा गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड आज का? मेरा भी काउंटर जो है वो बैंकिंग स्पेस है। फेडरल बैंक के काउंटर अगर आप देखें तो काफी स्ट्रांग मूव आके बाद एक कंसोलिडेशन दिखा है, बट मेरा मानना है यहाँ पर एक अच्छा मूव आ सकता है वंस दिस काउंटर क्रॉसेस 203 लेवल्स और वेरी मच पॉसिबल है ऑप्शंस के डेवलपमेंट देखकर। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे 199 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करें फॉर द टारगेट ऑफ 210। 199 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। फेडरल बैंक में खरीदारी कर रहा है, ये भी डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। मानस जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपके पिक क्या होगी आज के सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए सोना कॉम्स पे खरीदारी करने की राय है। स्टॉक करेक्ट हुआ था 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाया और वापस अब आपको इंटरडे चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम दिखने लगेंगे। तो सोना कॉम्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 529 529 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 555 रुपए 555 के टारगेट सेट करने हैं। चाहे तो 540 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 8 रुपए 90 पैसे के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 5 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है और 17 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके चलिए अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड लिया आपने? जी गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड रहेगा L&T के फ्यूचर्स में जिसको हम लॉन्ग करेंगे एंड यहाँ पे 3600 प्लस पे है। हम 3580 के SL के साथ इसको लॉन्ग करेंगे और हमारे इसमें पहला टारगेट होगा 3630 और उसके बाद 3650। L&T फ्यूचर्स 3600 पे बाय कॉल है। अब चलते हैं अमित सेठ जी के पास। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा MCX जैसे कि हम जानते हैं कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। पिछले 3-4 दिनों में थोड़ा सा साइडवेज प्राइस एक्शन था। 2 सत्रों में डोजी कैंडल्स बनी और स्टॉक ने अब 10 MA पे हॉल्ट लिया। आज के सत्र में एक रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड देख रहे हैं, वापस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो इसे बाय करें। 6529 का प्राइस है।
6450 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रहेंगे 6700 के। ओके, एमसीएक्स डे हाई पर ये भी बाई करने की सलाह यहाँ पे अमित जी की तरफ से आती हुई, और सभी अभी आप देखें सारे टेक्निकल कॉल्स बाई तरफ आए हैं। गाबा सर कह रहे हैं एक्सिस बैंक में खरीदारी कीजिए आप, स्नेहा जी कह रहे हैं फेडरल बैंक में आप खरीदारी कर सकते हैं, मानस जी सोना कॉम्स को खरीदने की सलाह दे रहे हैं, रचना जी कह रही है एलएनटी को लॉन्ग किया जा सकता है। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद थे। राजेश जी वेलकम बैक, वेरी गुड आफ्टरनून। आप बताइए, जिस तरीके से मार्केट में हमने पिछले कुछ दिनों से देखा उतार चढ़ाव, ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं? अनुज जी, वीरेंद्र जी, सबको नमस्कार। पैनल में जो भी मित्रगण है सबको नमस्कार। स्टॉक्स पे आऊं उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये वेलकम बैक क्यों किया? मैं तो यही हूँ, गया कहाँ था मैं? नहीं, मुझे आप बहुत दिनों बाद देखे आज फ्राइडे स्पेशली शो में। एनीवेज, स्टॉक की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है एस्ट्रल के साथ जाना चाहिए। 2-3 दिन पहले नतीजे आए, नतीजे बहुत संतोषजनक थे। कंपनी बेसिकली 2 वर्टिकल्स में काम करती है, एक प्लम्बिंग जिसमें पाइप फिटिंग, वाटर टैंक्स, बाथवेयर वो सब आते हैं, और दूसरा वर्टिकल पेंट्स और एडेसिव्स का है। अगर आप देखो तो FY25 में बाथवेयर में करीब करीब 51% की और एडेसिव में करीब करीब 14.5% की बढ़त देखी गई। हैदराबाद का प्लांट इनकी रफ्तार पकड़ रहा है, एक्सपोर्ट्स पे ये बढ़ावा देने की बातें कर रहे हैं, और प्लम्बिंग प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो 334 से बढ़ाकर 382 मीट्रिक टन कर दी गई है, तो वहां भी एक्सपेंशन हो गया। और सबसे अच्छी बात है कि बैलेंस शीट में करीब करीब इनके 608 करोड़ रुपए कैश है, जो आने वाले दिनों में इन्हें एक्सपेंशन या अधिग्रहण में सहायता करेगा। तो इस सारे लिहाज से और इवन वैल्यूएशन के तर्ज पे अगर आप देखें तो ऊपर के लेवल से बहुत अच्छी गिरावट झेल चुका है। अब मुझे लगता है यहाँ पर एक बार नजर रखनी चाहिए। हमारा अनुमान है कि साल भर में ये स्टॉक कम से कम 15% की बढ़त दिखा सकता है। ओके, एस्ट्रल और करीब करीब 1464 पे ट्रेड करता हुआ, ये डे हाई की रेंज है एस्ट्रल की। और कल CNBC आवाज़ पे आपने वो कमेंट्री सुनी होगी जब नो ईयर कंपनी में आशीष बात भी कर रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी। और इंडस्ट्री को, हालांकि इंडस्ट्री अच्छी नहीं है इस वक्त, हालात डिग्रोथ है, बट स्टिल वो इंडस्ट्री को थोड़ा सा आउट परफॉर्म करेंगे। स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी, कल से ही इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। एक दो स्टॉक्स को और यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं जहाँ पे मूव अच्छे आ रहे हैं। थोड़ा सा हमने जो ट्रेड्स पिक कर लिए इनसे बाहर निकलते हैं। लेट्स ब्रिंग सिंजन। जरा मैं कुछ ऐसे स्टैट्स देखता हूँ, मतलब स्टॉक्स लेके आता हूँ जहाँ पे मूव आ रहे हैं। सिंजन क्या कंसिडर करना चाहिए? नो, नॉट एग्जैक्टली। हाँ, ऑप्शंस में एक्टिविटी थी लेकिन इतना इंप्रेस नहीं कर रहा है। फिर लेके आइए आप जरा प्लीज़, एक बार M6 का जिक्र हो चुका है, HDFC लाइफ का, टाटा टेक को लेके आइएगा। टाटा टेक इस वक्त 13 फरवरी के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोन में आके ट्रेड करता हूँ, यानी क्लियर कट ब्रेकआउट ऑन लोअर एजेस। स्नेहा, टाटा टेक पर आपका टेक क्या है? 11 फरवरी के बाद की अब तक ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेजेक्ट्री, 892 पे इसका 100 EMA प्लेस्ड है। अगर हम कुछ रिवर्सल ट्रेड फॉर बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो लोकेट करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, तो ये कहाँ पर अपीयर होता है? अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें फॉर दिस मंथ एक अच्छी अपमूव दिखी है। नियरली अगर आप देखें तो इस मंथ की काउंटर नियरली 16% ऊपर है। एक अच्छे फॉल के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन दिखने के बाद इस मंथ एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट आ रही है, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। इनफैक्ट अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो ये स्टॉक अब अपने 89 EM के ऊपर ही कंटिन्यूसली देखिए सस्टेन कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो आई बिलीव किसी को अगर फ्रेश लॉन्ग भी लेना है तो आई थिंक देयर इज नो हार्म। रिसेंटली जो वॉल्यूम्स भी डिसेंट है, स्टॉक एक अच्छे मूव के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बट येस अपसाइड में जब 778 का लेवल क्रॉस होएगा तो इसमें एक अच्छी मूव आ सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि किसी को लॉन्ग लेना है तो करंट लेवल्स पे ले लें। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 750 के पास मेंटेन करना है। अपसाइड का जो पोटेंशियल टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 800। ओके, टाटा टेक करंट मार्केट प्राइस पे आप बाई कर सकते हैं। 750 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। चलिए शो में और कुछ ज़रूरी जानकारी आपको बताएं। देखिए, सरकार ने साफ कर दिया है कि डिफेंस के लिए बजट पर्याप्त है और भविष्य की सारी ज़रूरत पूरी हो सकती है। इसको लेकर भी सरकारी सूत्रों ने इंडसइंड बैंक, टेलीकॉम एशिया, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस पर भी सफाई दी है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं। आलोक जी, बताइए क्या है खबर? देखिए, बिल्कुल जो डिफेंस को लेकर जो एडिशनल बजट की बात हो रही थी, एडिशनल एलोकेशन की बात हो रही थी, सूत्रों के मुताबिक जो कहा जा रहा है कि जो डिफेंस बजट मौजूदा बजट में एलोकेटेड है वो पर्याप्त है और अभी तक कोई ऐसी एडिशनल डिमांड नहीं आई है। लेकिन अगर कोई डिमांड आती है तो सरकार उसको पूरा करने में सक्षम है।
ये जो हमें सूत्र बता रहे हैं, सरकारी सूत्र, ये बता रहे हैं कि डिफेंस बजट को लेकर सरकार ओपन है। अगर कोई डिमांड आती है तो उसको सरकार पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा हम बात करें तो जो ग्रोथ को लेकर जो प्रोजेक्शन है, उसको कहा गया है कि जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं, आरबीआई हैं, तमाम लोग ने जो भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर काफी अच्छे प्रोडिक्शन किए हैं और लिहाजा इस वक्त अच्छा मानसून की उम्मीद कर रहे हैं, एवब नॉर्मल। इससे हमारे रेवेन्यू पर भी काफी पॉजिटिव असर पड़ेगा और इसका ग्रोथ पर काफी अच्छा असर देखने को मिलेगा। और इस वक्त कंजम्पशन डिमांड को लेकर बहुत ज्यादा अभी कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए जो इकोनॉमिक को लेकर जो प्रोस्पेक्ट्स है वो काफी बेहतर है, ग्रोथ भी काफी अच्छा है। और जहां तक फिस्कल डेफिसिट को मीट करने का सवाल है, बजट में जो हमारे टारगेट्स हैं उसको सरकार पूरी तरह से मीट करेगी। और तीसरी बात, जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर बात आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था। सरकार के सूत्रों ने बताया है कि क्रिप्टो करेंसी एक देश का मामला नहीं है। G20 के फोरम से लेकर सभी देशों पर इस पर आम राय बनाने की कोशिश की जा रही है। इसकी गवर्निंग को लेकर बातचीत चल रही है और इसको क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन इसके लिए सभी देशों को एक मंच पर आना पड़ेगा और कोई भी एक देश क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं ला सकता, क्योंकि ये लगातार एक इवॉल्विंग एरिया है, इसलिए इसको रेगुलेट करना मुश्किल है। लिहाजा इसके लिए एक ग्लोबल कंसेंसस, ग्लोबल रेगुलेशन लाने की जरूरत है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज सरकार के सूत्रों ने बताया है। और खासतौर से बता दो, इंडसइंड बैंक को लेकर जो मामला है उस पर सूत्रों ने बताया कि ये बिल्कुल रेगुलेटर इसको देख रहा है और सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। रेगुलेटर अपना काम पूरी तरह से अच्छी तरह से कर रहा है। तो ये तमाम जो क्लैरिफिकेशन या फिर जानकारी हमारे सरकारी सूत्रों ने बताया है। चलिए आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय कुछ जो जानकारी मिल रही है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इंडसइंड बैंक, क्या अब मार्केट थोड़ा इसको पॉजिटिवली देखने को तैयार है? क्या ऐसा लग रहा है कि अब किचन सिंकिंग टाइप हो गई, अब नया सीईओ आएगा, वो देखेंगे कैसे करेगा, लेकिन क्या एक बार के लिए यहाँ पर बॉटम बना? अनुज जी नमस्कार। आपने सही कहा कि शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है बॉटम बन गया, लेकिन दिक्कत ये है कि जब पहली बार वो डेरिवेटिव्स को लेकर के जो दिक्कत सामने में आई थी, उस समय भी मुझे ही ऐसा लगा था कि शायद ये वन ऑफ है और मैंने उस समय कहा था कि खरीदारी की जा सकती है छोटे रूप में, चूंकि वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव लगने लगे थे, प्राइस टू बुक 1 से नीचे चला गया था और दूसरी बातें थी। लेकिन उसके बाद लगातार हर कुछ दिन के बाद एक नया तमाशा खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि कैन ऑफ वर्म्स है जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इस वक्त तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा अवॉइड किया जाए तो बेहतर होगा। कारण कई हैं, जैसे कि इसमें तो एक दिक्कत है ही, लेकिन सामने में आपको बहुत से अच्छे बैंक्स अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, जो कि अच्छी वैल्यूएशन पे है और वहाँ ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। कोटक महिंद्रा बैंक बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है, तो मैं क्यों जाऊँ इतनी दिक्कतों में। इवन अगर किसी को स्मॉल कैप में ध्यान देना हो तो पीएसयू साइड में बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत अच्छे नंबर लाया पिछले 3-4 क्वार्टर्स से। तो अच्छे ऑप्शंस उपलब्ध हैं, उसके बावजूद मैं क्यों मैंने रिस्क लेने जाऊं, इस वजह से हम इसे अवॉइड की कैटेगरी में रख रहे हैं। बिल्कुल अवॉइड की कैटेगरी में रखा है इसको, बिल्कुल। अभी के लिए कुछ स्टॉक्स हैं जहां शानदार मोमेंटम अब आ रहा है, आप एक बार जरा लेकर आइए L&T फाइनेंस को। वो आया डे हाई पर। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ये डे हाई पर आया इस समय। और सारे के सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स यहाँ पर अच्छा मोमेंटम, HDFC लाइफ, ICICI प्रू, मन्नापुरम में अच्छा मूव आया इस समय। MCX जो कॉल भी थी हमारे पैनल की तरफ से, वहाँ पर अच्छा मूव आता हुआ। निफ्टी 24,866 पर काफ़ी स्टॉक्स डे हाई पर आते हुए। एंजल वन पे नज़र रखिए, लगातार बात हुई है कि एक मैसिव ब्रेकआउट पर है। आई थिंक हमने ये ट्रेड पकड़ी थी जब इसने 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया था और उस दिन के बाद से रुका नहीं है स्टॉक। और 200 डे मूविंग एवरेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये आई थिंक आप इसमें देखेंगे। इसका डेली चार्ट रख दीजिए ज़रा एक बार विद 200 डे मूविंग एवरेज, और उसके बाद देखिए 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया। 2531 का वो लेवल था जहाँ पर इस चैनल पर ये ट्रेड ली गई थी। माइनस के साथ वो ट्रेड ली थी हमने। अब 500 रुपये का मूव आ चुका है और ये मूव आया है 1 2 3 4 5 6 दिन में, आज छठा दिन है। माइनस 6 दिन में 2500 से 3100 का भाव यहाँ पर। अब जिनके पास है वो क्या करें, और अगर जिन्होंने मिस किया वो क्या करें इस समय? देखिए, अब फ्रेश खरीदारी तो नहीं करनी है, वो क्लियर है, लेकिन अब अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या करना चाहिए?
दो ऑप्शन है एटलीस्ट, या तो 50% प्रॉफिट बुक कर लें और 50% में एक बहुत ही पास 3049 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें, और या तो अपनी पोजीशन में बने रहे, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लें, 2974 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, क्योंकि एक लेवल था, एक स्तर था 3046 का, वहां पर रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया, तो टेक्निकली जो नेक्स्ट टारगेट आता है वो 3375 का आता है। तो अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं, 2975 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो आई थिंक 3375 के टारगेट के लिए आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ओके, एंजल वन पे ये फिलहाल स्ट्रैटेजी अपनाएं, डे हाई पर कर रहा है कारोबार, शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें देखने को मिली। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और प्रीव्यूज़ की बात करते हैं। देखिए निफ्टी में कल एनटीपीसी के नतीजे आएंगे, वही मंडे की बात करें तो औरबिंदो फार्मा के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मिताली जैन और कंचन नौटियाल। मिताली, पहले आपके पास आना चाहूँगी, एनटीपीसी के नतीजों से क्या उम्मीद कर रहे हैं स्ट्रीट, बताइए। जी, एनटीपीसी के नतीजे पॉजिटिव साइड पे ही देखने को मिल सकते हैं। पैट में करीबन 23 से 24% का इजाफा देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू में 13% की ग्रोथ के साथ 46,563 करोड़ के आसपास फिगर आ सकते हैं, ऐसा CNBC TV 18 का पोल का मानना है। मार्जिन्स में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मैनेजमेंट का कहना है कि अंडर रिकवरीज 4th क्वार्टर के एंड तक 250 से 300 करोड़ के बीच आ सकती है, जो कि 3rd क्वार्टर में 470 करोड़ से काफ़ी कम थी। स्टैंड अलोन बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी सेफ नजर आ रही है, क्योंकि रेगुलेटेड बिजनेस का जो रिटर्न्स है वो काफ़ी अश्योर दिख रहे हैं। जनवरी 2025 में हल्की गिरावट के बाद 4th क्वार्टर का जो कोल बेस्ड पावर जनरेशन है वहाँ पे 1 to 2% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और एनटीपीसी ग्रुप ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 438.6 बिलियन यूनिट्स का जो पावर जनरेट किया है। इसमें 4th क्वार्टर में हम देखें तो यहाँ पे 4 से 5% की ग्रोथ नजर आई है। क्वार्टर के दौरान 1.2 गीगावाट नई कैपेसिटी ऐड हुई है, जिसमें से 660 मेगावाट तो कोल बेस्ड है और बाकी सोलर। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के साइड पे कैपेसिटी एडिशन जो है वो 3rd क्वार्टर की गाइडेंस के हिसाब से नहीं देखने को मिला है। अब आगे क्या देखना है उस पर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का जो पेस है वो कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, थर्मल कैपेसिटी कितनी और बढ़ाते हुए है वो लोग, और गर्मियों के लिए कोल प्लांट्स का जो लोड है वो हैंडल करने का प्लान कैसा है मैनेजमेंट का, उस पर नजर रखेंगे। ओके, तो चलिए ये एनटीपीसी पर एक प्रीव्यू। शुक्रिया मिताली। एनटीपीसी कैसा प्लेस्ड है अमित जी चार्ट पर? एनटीपीसी रिसेंटली थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम में है। हमने एक अच्छा इसमें 1 महीने पहले मोमेंटम देखा था, लेकिन उसके बाद साइडवेज हो गया है। नीचे की रेंज 330 और ऊपर का रेंज 360 के आसपास है। तो इट्स इन अ कंसोलिडेशन मोड। 355 के अगर ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रैक्शन बनेगा। किसी की ऑलरेडी पोजीशन है तो एक 335 के स्टॉप के साथ लगा के इसमें बने रहे। ओके, तो यहाँ पे हो गई एनटीपीसी बात। चलिए अब कंचन के पास चलते हैं। एग्जैक्टली औरबिंदो फार्मा की नंबर्स एक्सपेक्टेशन समझने के लिए कंचन, कैसे नंबर एक्सपेक्टेड है? जी, अगर औरबिंदो फार्मा के क्वार्टर 4 के नंबर्स देखेंगे तो जो तस्वीर है इतनी ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। फ्लैट नंबर ही हमें देखने को मिल सकते हैं, स्ट्रीट का अनुमान है। अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे करीब 5 से 8% का एक जंप देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करी जाए कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की तो ये हमें फ्लैटर साइड में ही देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से नंबर्स हमें पिछले साल सेम क्वार्टर में देखने को मिले थे 9000 के आसपास, वही नंबर इस बार भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑपरेशनल नंबर्स भी अपने फ्लैटर साइड में ही है, एक हमें मार्जिनली अपटेक देखने को मिल सकता है। बाकी फैक्टर्स की बात करी जाए, जैसे कि अगर कंपनी के यूएस सेल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें करीब 5 से 6% का इजाफा देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो इनके बेस प्रोडक्ट्स हैं उनमें एक हमें स्टेडी ट्रैक्शन देखने को मिला। और यूएस में जो इनके नए लॉन्चेस हैं वो भी अच्छे हुए, जिसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन यूएस सेल्स में आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो इनका पेंजी का प्लांट है वहाँ पे किस तरीके का यूटिलाइजेशन के ऊपर प्रोग्रेस है, ये खासा ध्यान में रखने वाली बात होगी। यूरोप के मार्केट की बात करी जाए तो वहाँ की सेल्स हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है, करीब 24 से 25% की, बिकॉज वहाँ पे जो उनकी रीच है काफ़ी ज़्यादा वाइड है और साथ में जो उनका पेनिट्रेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा डीप है। अब इसके ऊपर अब देख लेते हैं कि फोकस आपको किन चीज़ों पे रखना होगा। फोकस रखना होगा कि जो इनका ग्लोबल स्पेशलिटी इंजेक्टेबल की पाइपलाइन है उसके ऊपर किस तरीके का आउटलुक आता है मैनेजमेंट का, और नए लॉन्चेस और अप्रूवल्स के ऊपर मैनेजमेंट का क्या कहना है। लेकिन जिस्ट ऑफ द स्टोरीज नंबर इतने खास नहीं है। ओके, ओकेश नंबर रह सकते हैं औरबिंदो फार्मा के, और नंबर से पहले थोड़ी अभी गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं औरबिंदो फार्मा। शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। और औरबिंदो फार्मा का इनफैक्ट आज पूरा जहां तेज़ी देखने को मिल रही है मार्केट में, फार्मा स्पेस ऐसा है जहां पर थोड़ा सा डेंट पड़ता हुआ नजर आया। सन फार्मा के रिजल्ट उतने अमेजिंग लगे नहीं, तो वहाँ पे ज़्यादा बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। लेकिन औरबिंदो फार्मा रिजल्ट से पहले एक बार चेक ले लेते हैं। रचना जी, आप बताइए कैसा लग रहा है ये काउंटर, हालांकि हायर साइड से थोड़ा सा फिसला आज के सेशन में, यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी?
जी रचना जी। जी, और फार्मा में हम एज ऑफ नाउ तो 1190 के आसपास बैठे हुए हैं एंड द चार्ट इज जस्ट लुकिंग न्यूट्रल, कंसंट्रेशन जोन में है। लेकिन इन एनी केस अगर हम 180 को होल्ड कर जाएंगे, जहां है उसी के आसपास कहीं पे सपोर्ट लेके फर्दर नीचे अगर नहीं गए, देन देयर आर चांसेस कि यहाँ से हम 1200 को अगर क्रॉस करेंगे तो मोमेंटम में इंक्रीमेंट आ सकता है, जो इस काउंटर को 1240 1260 तक लेके जा सकता है। बट इन एनी ऑफ द केसेस 1180 जो है वो टूटना नहीं चाहिए, दैट्स एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ओके, मीनवाइल अच्छा मेरे को लग रहा था मैं कुछ भूल गया था जब मैं अपनी ओपनिंग कमेंट्री दे रहा था। एक बार डॉलर रुपये का चार्ट लेकर आइए आप और उसकी सिग्निफिकेंस समझिए, क्योंकि एग्जैक्ट ऑपोजिट है कल के चार्ट के मुकाबले। कल जितनी वीकनेस आई थी आज उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी और अब 8530 पर इसका मतलब आज का एफआई का नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, कहीं इस बार फिर वही हो गया कि 10,000 करोड़ की सेलिंग के बाद 2,000 करोड़ की बाइंग, फिर 5,000 करोड़ की सेलिंग के बाद सिर्फ 1,000 करोड़ की बाइंग, तो वो थोड़ा दिक्कत वाला मामला होगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं हम मैं सोचा था BSC की बात हो रही है, कोई नहीं, अब 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। इसके आधे हिस्से को डी लाइसेंस के बाद दूरसंचार विभाग बाकी हिस्से की नीलामी की तैयारी कर रहा है। ये पूरी जानकारी लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, गुड आफ्टरनून, बताइए। सोमवार को ही सरकार ने 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आधे हिस्से को डी लाइसेंस किया है। डी लाइसेंस का मतलब अब कोई भी उसका इस्तेमाल मुफ्त के अंदर कर सकता है। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि दूरसंचार विभाग ने बाकी हिस्से का अब नीलामी करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई से सिफारिशें भी ऑलरेडी मांगी जा चुकी हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि अगले हफ्ते इसको लेकर के कंसल्टेशन पेपर भी जारी हो सकता है। इस कंसल्टेशन पेपर को जारी करके सभी स्टेक होल्डर से राय मांगी जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि किन शर्तों के ऊपर इस स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी चाहिए, इस स्पेक्ट्रम का बेस प्राइस क्या होना चाहिए। तो ये सारी शर्तें 2 से 3 महीने में, अगले 2 से 3 महीने में तय हो जाएंगी। ट्राई अपनी सिफारिश से दूरसंचार विभाग को भेज देगा और उसके बाद सरकार इस स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। एक बार इस स्पेक्ट्रम की नीलामी हो जाती है तो टेलीकॉम कंपनियों को इससे बहुत सारा फायदा पहुंचने वाला है। उपभोक्ता को इसके अंदर सेवाओं में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। अब 5G जो है उसको कई पॉकेट्स में पहुंचा पाना संभव नहीं है, लेकिन इस स्पेक्ट्रम के मिलने के बाद टेलीकॉम कंपनी आसानी से 5G ग्राउंड लेवल तक पहुंचा सकेंगी और ग्राहकों के लिए सेवाएं बहुत ही तरीके से इम्प्रूव होंगी। ऑलराइट हसीम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। मीनवाइल एक स्टॉक लेकर आइए, डिफेंस में भले ही थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो, लेकिन सोलार इंडस्ट्रीज़ का चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर। ये स्टॉक का, इसका जैसे कहते हैं ना, पेट्रोल ख़त्म ही नहीं हो रहा है और अब ये तैयारी कर रहा है सुबह का हाई निकालने के लिए। और इसका एक महीने का चार्ट लेकर आइए। शानदार मोमेंटम इस समय स्टॉक में। राजेश जी, ये जो री रेटिंग हुई है इन स्टॉक्स में, खासतौर से सोलार में, देखिए 1 महीने में 16% का मूव हुआ, कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए, री रेटिंग पूरी डिफेंस स्पेस की हुई है। पहले एक्सप्लोसिव में थी ये कंपनी, फिर अब डिफेंस में भी आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। नंबर्स अच्छे हैं। थोड़ी दिक्कत है कि इक्विटी कैपिटल बहुत छोटी है, इसलिए फ्लोट कम है। अदरवाइज मैं समझता हूँ फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। और जहां तक री रेटिंग की बात है पूरे डिफेंस सेक्टर की, मुझे लगता है कि जो स्टॉक्स है भले इस वजह करके थोड़ा कंसोलिडेट करें कि पिछले कुछ दिनों में अच्छी बढ़त दिखा चुके हैं, लेकिन कम से कम 6, 8, 9 महीने के लिए मुझे लगता है अभी ये मोमेंटम बने रहने वाला है। तो गिरावट में खरीदारी की सलाह रहेगी। गिरावट में खरीदारी की सलाह रहेगी, बिल्कुल। और चार्ट देखिए इसका एक बार ज़रा, और मानस आप भी देखिएगा एक बार इसका चार्ट। इसमें ना मैं एक चीज़ बताऊं, बहुत लोग काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि क्या डिफेंस में अब शॉर्टिंग करनी है या नहीं। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ लोगों को, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है वो अलग बात है, शॉर्टिंग कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसे रनिंग ट्रेन वाले स्टॉक वो कब आपको उड़ा के ले जाएगी पता भी नहीं चलेगा। एनीवे, खैर, मानस ऑल टाइम हाई पर स्टॉक सोलार इंडस्ट्रीज़ F&O का स्टॉक अब लगातार 8 हफ्ते की तेज़ी। अब क्या करें यहाँ पर? देखिए, अब यहाँ पर खरीदना तो डेफिनेटली मुश्किल है, क्योंकि 3-4 दिनों में हमने बहुत ही बढ़िया रैली देख ली। लेकिन अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो स्टॉक में 18,500 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। लेकिन खरीदारी अभी ना करें, कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी करें। कहीं पर 14,800 900 के आसपास स्टॉक आए
तब आप 14,300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। बट यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और करंट लेवल से भी 3,000 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है सोलर इंडस्ट्रीज में। करंट लेवल से 3,000 पॉइंट्स की रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी थोड़ा सा क्योंकि बहुत चल चुका है तो थोड़ा वेट करें खरीदारी की राय। ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं सोलर इंडस्ट्रीज पे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्सपायरी दिन को लेकर एनएससी और बीएससी के बीच घमासान मचा हुआ है और हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में बीएससी एमडी एंड सीईओ सुंदर रामन राममूर्ति ने कहा है कि एक्सपायरी दिन को लेकर बीएससी की ओर से सेबी को कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। सबसे बड़ी न्यूज़ है उसको एक बार एड्रेस किया जाए। और इस समय जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है जो कल एक चर्चा चल रही थी कि वीकली एक्सपायरी को लेकर क्या हो रहा है कि क्योंकि अब तक बीएससी की वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को होती आई है, एनएससी की वीकली एक्सपायरी थर्सडे को होती आई है। कल एक न्यूज़ आई कि शायद अब इसमें कुछ चेंजेस आए और सेबी एनएससी को ट्यूसडे का अप्रूवल दे दे और बीएससी शायद थर्सडे के लिए मान जाए। आप एक्सचेंजेस के बीच में ऐसी कोई सहमति बनी है क्या कि आप अपनी एक्सपायरी को थर्सडे मूव करेंगे और एनएससी अपनी एक्सपायरी को ट्यूसडे को मूव करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, सेबी एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। तो कंसल्टेशन पेपर के लिए सब लोगों से राय विचार विमर्श सब हुआ है। सेबी का सर्कुलर अभी तक आना बाकी है। हमारी तरफ से कोई भी अभी तक ऐसा एप्लीकेशन नहीं गया है, या तो ट्यूसडे रखने का या थर्सडे बदलने का, ऐसा कुछ एप्लीकेशन हमारी तरफ से नहीं गया है। हम जरूर कंसल्टेशन पेपर में हमारा जो राय था वो सेबी को सौंपा है। सेबी का जो भी मीटिंग है उसमें हमारा राय हमने प्रदर्शित किया है। उसके अलावा हमारी तरफ से निजी ओर से हमारे लिए क्या चाहिए करके कोई तो प्रस्ताव पेश नहीं किया है। ये तो आपने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी हमें। तो आप ही कह रहे हैं कि आपके और एनएससी के बीच में अभी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि आप अपनी एक्सपायरी को शिफ्ट कर रहे हैं। अभी आपकी जो मंगलवार की है वही रहने वाली है। जब तक ना सेबी का कानून यह है कि अभी आप रोक के रखो और कुछ नहीं करना है, और आगे का जो भी आदेश सेबी से अभी तक पाया नहीं गया है, उसके पहले हम क्या कर सकते हैं? नहीं, वो तो खैर फाइनल डिसीजन तो सेबी का होगा, लेकिन आपकी तरफ से क्या प्रस्ताव गया है सर? हमारी तरफ से जो उन्होंने कंसल्टेशन पेपर में लिखा है उसका विचार विमर्श किया है, उससे हमारा राय मांगा है। उन्होंने लिखा है कि ट्यूसडे और थर्सडे होना चाहिए, उसमें आपका क्या राय है? ऐसा जो मुद्दा उसमें पेश किया गया है उसमें हमारा राय हमें देना कर्तव्य है, वो हमने दिया है। उसके अलावा निजी तरफ से बीएससी के लिए क्या चाहिए ऐसा तो उसमें मांगा ही नहीं है। वो कंसल्टेशन पेपर ही ट्यूसडे और थर्सडे के बारे में उसी की जवाब हमने दिया है। उसके बाद सेबी का सर्कुलर आएगा, उसमें क्या आएगा उसी के हिसाब से हम अपना प्रस्ताव रख सकते हैं अगर रखना है तो। बट सेबी चीफ तो कह रहे थे कि इसी महीने डिसीजन आ जाएगा उसको लेकर। हो सकता है सर, वो तो सेबी ही जानते हैं, क्योंकि सेबी के पास कमिटी है, सेबी के पास पेपर का जो भी विचार विमर्श था वो सब उन्होंने इकट्ठा किया है। तो वो जो कह रहे हैं उनकी जांच की वजह से बताते होंगे सर। मतलब अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि एनएससी अब मंगलवार को होगा और बीएससी अब थर्सडे को होगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी? हम तो ये जरूर नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हम ऐसा तो कुछ प्रस्ताव लेकर गए ही नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं? बस एक दो सवाल इस पर और उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। लेकिन आपका पर्सनल व्यू क्या है? क्योंकि हिस्टोरिकली एनएससी थर्सडे को करता आया है और बीएससी ट्यूसडे को करता है। आपके हिसाब से यही रहना चाहिए स्टेटस को, या फिर इसमें कोई मेरिट है कि एनएससी ये कहे कि एफएनओ की शुरुआत हमने की थी तो हमको थोड़ा एडवांटेज मिलना चाहिए उसके? सर, दूसरों के बारे में हमें बोलना अच्छा नहीं होगा। हम खुद का बता सकते हैं। हम ये ट्यूसडे इसीलिए, आपको जैसा मालूम है, हम जब 2 साल पहले ही हमने डेरिवेटिव शुरू किया था, उसके पहले कुछ ढंग का डेरिवेटिव बीएससी में था ही नहीं। हम कैसे शुरू किए थे? हमारा कुछ ऐसा कुछ ग्रेट आइडिया नहीं था। हम मार्केट से मांगे थे कि आपको क्या चाहिए, तो सेंसेक्स 30 डेरिवेटिव चाहिए करके बोला था। तब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं था फ्राइडे के अलावा, क्योंकि ना हर दिन एक तो वीकली एक्सपायरी चल ही रहा था, तो इसीलिए हमें फ्राइडे चुनना मजबूरी था, तो हमने चुन लिया। जब बाद में हमें मौका मिला, कुछ तारीख बोल के ये तारीख के अंदर आप दोनों एक्सचेंज ये तय कर लो कि आपका कौन सा एक्सपायरी डे चाहिए, जो भी वीक में एक डे चाहिए वो आपको तय करना चाहिए करके जब सेबी का कानून आया था, हमने फिर से मेंबर्स के पास गए थे और पूछे थे कि आपको क्या चाहिए। तब तो निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे में चल रहा था, बीएनएससी का बैंक निफ्टी भी उसमें चलने वाला था, ऐसा कुछ था।
तो इसलिए मेंबर लोगों ने हमें बोला कि अभी आपको ट्यूसडे लेना है, तो हम वो ये प्रस्ताव रखा था और सेबी का मंजूरी मिली तो हमने शुरू कर दिया। तो यही हमारी कहानी है। तो इसमें इसीलिए ना हमें जो भी हम आज तक करके आए हैं एक्सपायरी या कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, हम मेंबर्स के हिसाब से मेंबर्स से सुन के ही किए हैं। ये ट्यूसडे हमारा राय नहीं था, हमारा निर्णय नहीं था, मार्केट का निर्णय था, तो इसीलिए रखा है सर हम। ओके, मार्केट का निर्णय था तो इसके लिए ये मैं बताऊं बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करके। हाँ, और देखिए पूरी कोशिश करते हैं एकदम शुद्ध हिंदी में बात करने के लिए, और संस्कृत भी आती है इन्हें, संस्कृत में भी बात कर सकते हैं वैसे सुंदर जी। और एक चीज़ जो मुझे इनकी अच्छी लगती है ना, ये कभी इसमें नहीं जाते कि कोई और क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बस ये इनका सबसे मेन वो है कि हम क्या कर रहे हैं। और ये बीएसई का आइकॉनिक बोल है वैसे श्रेया, जहाँ पर जाकर एक हर कोई फ़ोटो खिंचवाने की वो रखता है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमें मौका मिला वहाँ जाकर ये इंटरव्यू करने का। तो इस पूरे इंटरव्यू को आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी सुन सकते हैं, शाम को भी सुन सकते हैं इस पर। राजेश जी, बीएसई, एक चीज़ तो क्लियर है कि अब यहाँ पे पिछले 3-2.5 साल में 15 गुना हुआ ये स्टॉक। अब सबको डर लगता है कि इस प्राइस पे लें या ना लें, लेकिन मोमेंटम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्या करें इसमें? अनुज जी, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जब 500-550 रुपए का भाव था, तब से मैं आपके साथ आवाज पे डिस्कस करता आ रहा हूँ, और हमने हमेशा बाय कॉल दी, और ऊपर में ये करीब करीब 7800 रुपया तक जाके आया, कम बोनस। आज एक्स बोनस ट्रेड हो रहा है, और हमें अभी भी लगता है कि अगर लंबी अवधि का आपका नजरिया है, कहने का मतलब है लंबी अवधि 2-4 साल का, तो बिल्कुल इसमें आपको बने रहना है, गिरावट में खरीदारी करनी है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि मार्केट के कंडीशन से या कोई न्यूज फ्लो के कारण से ऊपर नीचे हो। जो पहले इनकी ऑप्शंस में कोई भागीदारी ही नहीं थी भारत के बाजार में, आज की डेट में ऑप्शंस में अच्छी बढ़त हो गई। वैल्यूएशन की लोग बहुत चिंता कर रहे थे कि ये 90-100 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। इस तिमाही के जो शानदार नतीजे आए उसके बाद वो वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल लेवल में 60-65 पे आ गया। कैश पॉजिटिव कंपनी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है, डेट नहीं है, सीडीएसएल में हिस्सेदारी है, गिफ्ट सिटी में हिस्सेदारी है। स्टार म्यूचुअल फंड जो इनका म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है, वो नंबर 1 कहा जा सकता है। सारे पायदान पे ये खरी उतरती है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है कि बाजार में किसी से भी बात करो तो वो सिर्फ ये ऑप्शंस में मंगलवार होगा, बृहस्पतिवार होगा, उनका मार्केट शेयर कम हो जाएगा, इसी पे सिर्फ फोकस किए हुए हैं, रेदर उनके दूसरे फंडामेंटल्स पे कोई नजर डाल रहा नहीं है। और ये बात तो तय है कि जब तक कैपिटल मार्केट रहेगा तब तक बीएसई, एनएसई या इवन जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म है, इनके कारोबार चलते रहेंगे। तो इसमें मुझे फंडामेंटली इस वक्त कुछ भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। भाव ऊपर नीचे बाजार के कारण से हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए उपयुक्त स्टॉक है। एक बात राजेश जी ने बिल्कुल कही, मैं भी आज तक राजेश जी ये समझ नहीं पाया कि ये दिन को लेकर जो भेड़ चाल है वो इतनी क्यों है। मेरे ख्याल से थर्सडे तो बेस्ट डे है फॉर एक्सपायरी, सबसे बेस्ट डे है ना। खैर चलिए, ये शायद निजी राय है मेरी, ये बाजार कुछ भी अलग सोचता होगा, लेकिन एक काम करते हैं, 2 ट्रेड्स को स्पॉट कर लेते हैं फिर, क्योंकि 4 का चौका भी लेंगे। एक स्टॉक लेके आइएगा ABB 5967, और अभी भी हम जो बात कर रहे थे कि वो सिमंस के एक स्ट्रॉन्ग मूव के डिफरेंशियल को प्ले करता हुआ ABB। स्नेहा, आप इनफैक्ट स्नेहा आपका टेक क्या होगा ABB पर? 5967 100 डेमा के ऊपर 3 दिन से सस्टेन करता हुआ, प्लीज ओपन इंटरेस्ट रखिएगा स्क्रीन पे। और मैं स्पेशली इसलिए इस बात कर रहा हूं क्योंकि अब हम उस टाइम में जा रहे हैं जहां पर पॉसिबली शॉर्ट होल्डर्स के ऊपर एक प्रेशर होगा। यू आर हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी। आपका टेक क्या है इस वक्त ABB पर? वीरेंद्र जी, अगर आप देखें काउंटर तो काफी समय से तो पहले तो कंसोलिडेट कर रहा था, तो मेरा मानना है कि यहाँ से जो आप अप्रैल लास्ट ईयर के अगर आप देखें तो फेब सीरीज से काउंटर अपसाइड में एक हर्डल फेस कर रहा था अराउंड 5700 5800 जोन के आसपास, जो कि काउंटर ने निकाला है आफ्टर सच अ लॉन्ग वेट।
तो काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई काउंटर थोड़ा सा तेजी दिखाता है और वो रेजिस्टेंस तोड़ता है तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो वही ये चीज इस काउंटर में लग रही है। यस 89 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है और ग्रेजुअली एक मूव आ रहा है, ऐसा एक मोमेंटम बेस वाला नहीं है, बट यस ग्रेजुअली इट इज मूविंग हायर। तो आई बिलीव किसी को अगर लॉन्ग करना है तो कीप अ स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 5800 और पॉसिबिलिटी है करके कि काउंटर अपसाइड में 6200 6300 का लेवल दिखा सकता है। ओके चलिए पैनल में एक और मेहमान अब जुड़ते हुए कविता जी हमारे साथ पैनल में जुड़ी हैं, तो उनको भी वेलकम किया जाए और चार का चौका की शुरुआत की जाए। इनफैक्ट सबसे पहले चलेंगे मानस जी के पास सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद रचना जी के पास चलते हैं एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड के लिए। जैसा मैंने कहा कविता जी जुड़ी हैं अभी तो चार्ट का चमत्कार लेंगे उनसे, और राजेश जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। मानस जी आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए साइंट के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। पहले अगर हम पैटर्न समझे तो यहाँ पर हमने एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखा है, तो साइंट का 1340 वाला कॉल ऑप्शन जो 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। जो आप 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है उसमें आपको खरीदारी करनी है, 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 35 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके साइंट पे एक बाय कॉल है, साइंट की कॉल 1340 की आपको बाय करनी है और स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे 1780 पे ट्रेड करते हुए। अब चलते हैं रचना जी के पास आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। रचना जी क्या पिक कर रही हैं आप? जी एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैं जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स में शॉर्ट देना चाहूंगी। जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स करीब करीब 1009 पे है और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हो रहा है इंट्राडे चार्ट्स पे। तो 1017 के एसएल के साथ अगर इसको शॉर्ट करा जाए तो इसका टारगेट होना चाहिए 10,995। ओके जेएसडब्ल्यू स्टील फ्यूचर शॉर्ट करने की राय एफएनओ सुपरस्टार के लिए रचना जी की तरफ से। कविता जी वेरी गुड आफ्टरनून, आपका चार्ट का चमत्कार। वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो इंश्योरेंस स्पेस में आज मॉर्निंग से अच्छे सेटअप बने हुए हैं। मुझे लगता है एलआईसी अब फर्दर कैचअप करना चाहिए, 863 के लेवल पर है। सो अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को सरपास करने में फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 870 875 एलआईसी पर आप बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 855 का। ओके चलिए अब चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी गुड आफ्टरनून अगेन, आपको बताइए आपका मिड कैप फंडा। अनुज जी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिफेंस पे चर्चा कर रहे थे सोलर को लेकर के, तो डिफेंस के ही एक स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड, उसके साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखो तो पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड में सबसे बड़ी कंपनी मेजर रेवेन्यू नेवी से आता है, जहां वो नेवल वेसल, कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल शिप बिल्डिंग वगैरह सारे में है। इसी थोड़े दिन पहले इन्होंने ड्राई डॉक्स वर्ल्ड के साथ करार किया है जिससे उनके कारोबार बढ़ाने में सुविधा मिलेगी। बड़े लार्ज वेसल्स के कंस्ट्रक्ट करने में जो सुविधा आएंगी वो आएंगी। 22,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है और वैल्यूएशन अगर आप देखें तो इस वक्त करीब करीब एक साल के फॉरवर्ड पी जो है 28-30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऊपर के लेवल से अगर देखें तो लगभग आधा हुआ ये स्टॉक, मुझे लगता है यहाँ से अच्छी अपसाइड दे सकता है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके कोचिन शिपयार्ड डिफेंस सेक्टर में थोड़ी मुनाफा वसूली, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जैसे कोचिन शिपयार्ड, इनफैक्ट शिप बिल्डिंग वाले स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, गार्डन रीच जैसे स्टॉक्स। तो राजेश अग्रवाल जी को कोचिन शिपयार्ड अच्छा लग रहा है। मानस जी ने पहले पिक किया और इन्होंने कॉल ऑप्शन सुझाई साइंट की 35 की टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 12 का रखना है। रचना जी ने जेएसडब्ल्यू स्टील फ्यूचर्स में शॉर्ट करने की राय रखी, स्टॉप लॉस 1017, टारगेट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कविता जी ने चार्ट का चमत्कार के लिए सुझाया एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पूरे स्पेस में बाइंग और टारगेट 870 से 875, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 855 का। राजेश अग्रवाल जी ने कोचिन शिपयार्ड में खरीदारी की राय दी है। एक बार एफएमसीजी पैक देखते हैं, इसने भी बहुत दिनों बाद एक अच्छा मोमेंटम दिखाया आज के सत्र में। ये पूरा पैक आज तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार, करीब 1% की तेज़ी के साथ, 1.5% की तेज़ी के साथ। और आईटीसी के आज नंबर आए, नंबर मिले जुले लगे, लेकिन ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश आपको नज़र आएंगे और कुछ स्टॉक्स को छोड़ दे तो मैक्सिमम स्टॉक्स एफएमसीजी पैक से आपको हरे निशान पर कारोबार करते हुए नजर आएंगे। आईटीसी अमित जी आपसे जानना चाहूँगी, इस पर्टिकुलर काउंटर के नतीजे ओकेश लगे लेकिन ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश है, लॉन्ग टर्म में उनको लगता है कि आईटीसी में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। क्या आप सहमत हैं? चार्ट्स पे क्या प्लेस्ड?
जी श्रेया जी, आईटीसी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है, बट कंसोलिडेशन देख के ये लगता है कि एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। नीचे में 420 के लेवल्स और ऊपर में 438 440। अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लोज मिलता है 440 के ऊपर, तो आई थिंक यहाँ पे एक अप ट्रेंड निकलेगा, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा। तो 440 के ऊपर अगर क्लोज आए तो इसे बाय करें। इन दैट केस हमारे टारगेट्स 460 के रहेंगे और स्टॉप लॉस 432 का रहेगा। ओके, आईटीसी 436 पैकेट ट्रेड करता हुआ, और कुछ काउंटर्स को लेके आते हैं जहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। और एक बार जरा सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ को देखिए आपकी स्क्रीन पे। आज ये थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन। जरा डॉक्टर साहब इसका प्लीज़ ओआई रखिएगा, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। जरा इसका आप बिल्डअप देखिए एक बार, मतलब डेरिवेटिव्स का आउटस्टैंडिंग वाई 14, उसमें से अब करीब करीब 4.25 लाख शेयर घट गए। सिंपली मीन्स शॉर्ट कवर। और ये अब आप समझिए कि 20 दिसंबर के बाद पहली बार अपने 100 डेमा के ऊपर मतलब इतने स्ट्रॉन्ग मतलब प्लेसमेंट दिखाई दे रही है इसकी। आपकी राय क्या होगी, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? मानस, स्ट्रॉन्ग मूव अबव 100 डे, थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन, ह्यूज शॉर्ट कवरिंग इन डेरिवेटिव्स। देखिए, व्यू तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि अब आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स में देखने को मिला है। 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। कम से कम 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 4100 के आसपास है वो टेस्ट कर सकता है। तो 200 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। आपको स्टॉप लॉस 3800 के नीचे ही लगाना पड़ेगा। ओके, मीनवाइल एक स्टॉक लेकर आइए आप जरा। लगातार ये स्टॉक एफ&ओ का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, लेकिन पिछले 5-6 हफ्तों से थोड़ी करेक्शन आ रही थी। चंबल फर्टिलाइजर्स, एक बार इसको जरा चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर, और ये देखिए जरा स्टॉक एकदम से इसमें पंख लगे। इसका जरा 3 महीने का चार्ट रखिएगा चंबल फर्टिलाइजर्स का। जो पॉइंट मैं रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए, ये लगातार जो स्टॉक हमेशा ऑल टाइम हाई लगाता था, फिर करेक्ट होता था। आज 20 वीक मूविंग एवरेज से एक अच्छा खासा बाउंस यहाँ पर। अमित सेठ जी, एक बार चंबल फर्टिलाइजर देखिए, क्या आज की कैंडल करेक्शन खत्म हुई इसका इंडिकेशन दे रही है? जी अनुज जी, पॉजिटिव ट्रैक्शन तो डेफिनेटली है स्टॉक में। अगर पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लें तो 575 580 का एक वीकली सपोर्ट है। 10-15 दिनों के करेक्शन के बाद स्टॉक वहीं से रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। हमारा यहाँ पे कल का हाई लगभग था, प्रीवियस जो हमारी बेरिश कैंडल थी उसका हाई लगभग 605 के आसपास था। तो अगर आज 605 के ऊपर क्लोज होता है तो एक तरह का फिर थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ, ये करेक्शन कंप्लीट है एंड इट इज रेडी टू मूव अप। इन द मीनवाइल अगर प्रीएम करना है आज के बुलिश प्राइस एक्शन को देखते हो तो 590 का स्टॉप लगाएं। स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन 605 के ऊपर आएगा एंड देन मे बी वी कैन टच 620 630। रिवर्सल है इसमें, अच्छा मूव आता हुआ। निफ्टी 24,836 इस रेंज में स्थिर होता हुआ, और सुबह याद रखिएगा इंडेक्स को एक मोमेंटम प्रोवाइड करने में जिस स्टॉक ने सबसे अहम भूमिका निभाई, हमें ये मोमेंटम प्रोवाइड किसने किया था? वो था आईटी, वो था एचडीएफसी बैंक, और मोर स्पेशली रिलायंस। रिलायंस की इस कार्यक्रम में अब तक बात नहीं हुई है। रचना जी, मैं रिलायंस पर आपका व्यू लूँगा। रिलायंस का सुबह जब हमने बात की थी तो एग्जैक्टली हमने इसे पकड़ा था 20 डेमा पे, जब स्क्रीन पर रखा था। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ने 20 डेमा से रिवर्सल दिया। इसके मीनिंग आपके लिए क्या है? प्लीज़ ओआई रखिएगा डायरेक्टर साहब, और एक और चीज़ करिएगा, ओआई अब दोनों सीरीज के रखिएगा, शेड इन मई एंड बिल्डअप इन जून, दोनों चीज़ रखिएगा। आपका व्यू क्या कहता है इस वक्त ये कूलिंग ऑफ के बाद 20 डेमा का रिवर्सल कितना इंपॉर्टेंट है रिलायंस के लिए? जी, मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे ये काउंटर अब जब तक भी 415 के ऊपर बना रहेगा तो यहाँ पे और भी फॉलो थ्रू आने के चांसेस है। और मार्केट की भी 2-3 दिन के करेक्शन के बाद आज थोड़ी सी संभली है मार्केट, तो यहाँ पे दिस कुड प्रोवाइड मोर फिलिप टू द ओवरऑल मार्केट एज वेल। अगर ये संभलना और राइज करना कंटिन्यू करेगा तो 1415 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक ये 1450 की तरफ दोबारा जाता हुआ हमें नेक्स्ट 3 to 4 डेज में दिख सकता है। ओके, चलिए, चंबल फर्टिलाइजर मीनवाइल हम बात कर रहे थे, लगातार यहाँ पर 8 दिन से शॉर्ट बन रहे थे। आज का डेटा देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर अब अच्छी शॉर्ट कवरिंग, डे हाई पर स्टॉक अब 600 रुपये पर, और पिछले कुछ मिनटों में शानदार मोमेंटम आया। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पिछले 1 साल से ट्रेडर्स के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला नाम है जेन स्ट्रीट, और क्या बम्पर कमाई हुई है उनको यहाँ पर। जी हाँ, 90% ट्रेडर्स भले ही पैसा गंवाते हों, लेकिन
ये अपनी एल्गो स्ट्रैटेजीज के थ्रू मार्केट में, भारतीय मार्केट में बना रहे हैं ज़बरदस्त पैसा। नंबर समझते हैं मिताली से। मिताली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो जेन स्ट्रीट पर अब सेबी का जो शिकंजा है वो मंडरा रहा है और इन पे आरोप है कि इन्होंने डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स में कुछ तो गड़बड़ी करी है। जेन स्ट्रीट ने 2024 में भारत से करीबन 230 करोड़ डॉलर्स की कमाई की थी, जो कि इनके पिछले साल की कमाई के मुकाबले 2.3 टाइम्स ज़्यादा है। ये कंपनी इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग में काम करती है और पिछले 5 सालों में देखें तो इसका इंडियन मार्केट में जो कारोबार है करीबन 11 टाइम्स बढ़ता हुआ नजर आया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इंडियन मार्केट्स जो डेरिवेटिव टर्म्स में है वो ग्लोबली सबसे लार्जेस्ट मार्केट्स है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। और जेन स्ट्रीट की जो टोटल ग्लोबल इनकम है उनका 10% हिस्सा सिर्फ इंडिया से ही आता है, जहाँ इसकी डेरिवेटिव वॉल्यूम का जो मार्केट शेयर है वो करीबन 2% के आसपास है। जेन स्ट्रीट को एज मिलता है इनकी एल्गो ट्रेडिंग टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच और खुद के कैपिटल के यूज से। यही एक वजह है कि ये इंडियन मार्केट जैसे इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है वहाँ ये इतनी तेज़ी से ग्रो कर पा रहे हैं। अब क्योंकि सेबी के आरोपों के बाद हमें ये देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या निकल के आता है और जेन स्ट्रीट अपनी सफाई कैसे देता है। फिलहाल कंपनी की प्रेजेंस 18 कंट्रीज़ में है, लेकिन भारत में इसकी अग्रेसिव ग्रोथ और सेबी के एक्शन दोनों ही काफ़ी हेडलाइंस में नजर आ रहे हैं। शुक्रिया मिताली। तो खैर ये काफ़ी समय से चर्चा में रही है। सबसे पहले CNBC आवाज़ पर ही ये मामला रेज हुआ था, जब ये निकल कर तब आया था जब 2 हेज फंड्स के बीच में लड़ाई हुई थी, जेन स्ट्रीट और मिलेनियम के बीच में, कि आपने हमारी स्ट्रैटेजी ले ली। ये तो हमने यंग बच्चों को हायर किया था, IIT के टॉप बच्चों को हायर किया गया था उस समय, और उन्होंने इस तरीके की एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप की थी। देखिए, पैसा बनाने में कोई गुनाह नहीं है। लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। मैंने तब भी कहा था ये कि अगर जेन स्ट्रीट ने पैसा बनाया है, और भले ही वो भारतीयों के एक्सपेंस पे बनाया हो, अगर एज लॉन्ग एज रूल में रहते हुए बनाया पैसा, कोई दिक्कत नहीं। रूल ब्रेक किए तो अलग बात है। रूल के अंदर रहते रहते एल्गो ट्रेडिंग करके अगर उस तरीके से पैसा बनाया तो ठीक है। लेकिन जो मुझे जिस चीज़ से दिक्कत होती है मुझे वो होती है कि जब आप एक्सपायरी वाले दिन जिस तरीके की वॉलेटिलिटी देखते हैं कि कैश मार्केट में कुछ इंडेक्स मैनेजमेंट होती है, एकदम से 5,000 करोड़ की सेलिंग आ गई, एकदम से 10,000 करोड़ की सेलिंग आ गई, लेकिन सामने इंडेक्स ऑप्शंस में एकदम से आपने पुट ऑप्शंस के थ्रू मैसिव पैसा बना लिया। ऐसा कुछ अगर ऐसा कुछ है तो, और वो स्पिरिट के अगेंस्ट है मान लीजिए, तो वो थोड़ा सा आपको देखना होगा। बट अदरवाइज जैसे मैं कहा कि पैसा बनाना गुनाह नहीं है। मार्केट में आप आती पैसा बनाने के लिए। अब किसी ने ज़्यादा बना लिया इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप कहें कि ये चोरी कर रहा है। ठीक है, उसने अपनी काबिलियत से बनाया होगा। लेकिन जैसा कह रहे हैं कि अभी थोड़ी सी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। मीनवाइल मार्केट एट डेज हाई, और मतलब डे हाई के काफ़ी करीब ही है। 24,850 24,950 का जोन में थोड़ा सा स्ट्रगल है। देखिए आज का हाई 24,909 का था क्लियरली। अच्छा, एक और स्टॉक हम बहुत कम बात करते हैं इसकी, लेकिन आज मैं बात करूंगा इसकी, वो है HFCL। एक बार ज़रा स्टॉक लेकर आइए इंट्राडे में प्योरली। अगेन मैं आपको फिर एक चीज़ बता रहा हूँ कि क्यों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शॉर्टिंग भी तमीज़ से होती है। अगर आज आपने सुबह खुलते इसको शॉर्ट किया तो आप फंसे हैं, ऐसा फंसे हैं जो शायद आप वापस ना आ पाएँ। इस तरीके से फंसे होंगे। कहाँ खुले और कहाँ आ गए हम देखिए, 79.6 से 87। इंट्राडे में 10% का मूव, जी हाँ, इस समय आपको दिखाई देगा। तो शॉर्टिंग भी थोड़ा सा सोच समझ के करिए, ऐसे ही उलझुल नहीं कि बस सुना और कर दिया शॉर्ट। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब मार्केट पर बातचीत करने के लिए एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़े हैं। उनसे समझते हैं क्या करें मार्केट में अब इस समय। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या अब मार्केट को लेकर आपका व्यू बन रहा है, क्योंकि हमने एक वन वे रैली देखी उस इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के ओवर होने के बाद, लेकिन पिछले हफ्ते थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रही मार्केट में। अनुज, गुड आफ्टरनून। आपका शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से अगेन मार्केट इज गेटिंग इनटू अ साइडवेज टाइप ऑफ अ मूव, और सिलेक्टिव रहेगा। ये जो अर्निंग सीजन है या फिर और कुछ खास इन्वेस्टमेंट थीम है, वहीं पर इन्वेस्टर्स फोकस करेंगे। एंड वेरेवर देयर इज ग्रोथ एंड वैल्यू, आई थिंक वो देयर ओनली दो स्टॉक्स मे डू वेल। इसलिए आई थिंक वी शुड ब्रेस आवरसेल्व्स कि आगे चलते शायद साइडवेज मूवमेंट आएगी, लेकिन सिलेक्टिवली मिड कैप स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स जहां पर ग्रोथ अच्छी है वहीं पर हमको रिटर्न मिलेंगे। बट अक्रॉस द बोर्ड जो तेजी है, आई डोंट थिंक दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, पर दीपन जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। पर दो थीम बाजार में इस वक्त सर चढ़ के बोल रहे हैं, वो है डिफेंस और एक कैपिटल मार्केट स्टॉक्स।
आपकी शॉपिंग लिस्ट में इनमें से क्या क्या अपीयर हुआ, कहाँ कहाँ पे आपके पास वैल्यूएशन का कंफर्ट था? दोनों में से किधर भी वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, और यही सबसे बड़ी चैलेंज है मार्केट में कि जो भी अच्छी कंपनियां हैं विच हैव डेमोन्स्ट्रेटेड ग्रोथ इन बियॉन्ड द हाई टीन्स, यानी कि 17-18% से ज्यादा ग्रोथ अगर दिखा रही है तो उनकी वैल्यूएशंस आर एनीवेयर अबव 50 टाइम्स 60 टाइम्स और सो। तो ये बहुत महंगी वैल्यूएशन है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द राइट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन। लेकिन आई थिंक दैट अगर आपके पास डिफेंस स्टॉक्स है अपने पोर्टफोलियो में, या फिर अगर आपके पास कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में, तो आई वुड रिमेन इन्वेस्टेड। लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के टाइम थोड़ा ड्यू डिलिजेंस की और ज़रूरत रहती है। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू बाय द राइट वैल्यूएशन। और मेरे ख्याल से आज जिस तरीके से डिफेंस शेयर्स, कैपिटल मार्केट शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं, आई डोंट थिंक देयर इज मच ऑफ अ कंफर्ट। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आई थिंक दी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज इन द कैपिटल मार्केट स्पेस, जैसे कि 361 है या फिर आनंद राठी है, आई थिंक नुवामा है, आई थिंक दे मे ऑफर द बेस्ट रिटर्न्स गोइंग अहेड इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोफाइल एंड इन टर्म्स के उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एन्युटी रेवेन्यूज आ रही है विच आर नॉट साइक्लिकल इन नेचर। ओके, वैल्यूएशंस महंगे, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स आपने बताए जो रडार पे रखने चाहिए। दीपन जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। एफएमसीजी स्पेस को लेकर मेरा सवाल है, बजट के बाद इम्पैक्ट जब इनकम टैक्स के मोर्चे पर थोड़ी राहत दी गई तो लगा कि अब एक बूम आएगा, पर वो आता हुआ दिखा नहीं। उसके बाद मॉनसून के एक्सपेक्टेशंस जब अच्छे रह सकते हैं, ये खबर आई तब लगा कि फिर एफएमसीजी चलेगा, लेकिन वैसा वाव परफॉर्मेंस दिखा नहीं। रिजल्ट जब आए, रिजल्ट कुछ अच्छे लगे कुछ ख़राब। आईटीसी के रिजल्ट ओके थे, लेकिन स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया, ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश। पूरे एफएमसीजी पैक में अभी आप कैसे इसको देख रहे हैं? कहीं कोई ऐसा काउंटर जहां पे आपने एक्सपोजर बढ़ाया हो, या फिर अभी इट्स नो नो? देखिए, ओवरऑल एफएमसीजी पर व्यू हमारा नेगेटिव है, और केवल कुछ सिलेक्ट एफएमसीजी स्टॉक्स है जहां पर अभी भी ग्रोथ है इन दोज कैटेगरीज। वहां पर अगर वैल्यूएशन रीजनेबल आती है तो निवेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो एमएनसी एफएमसीजी शेयर्स है या फिर इंडियन एफएमसीजी कंपनीज है, वहां पर सेक्युलर ग्रोथ थोड़ा डाउन हो गया है। दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ग्रो देयर वॉल्यूम्स बियॉन्ड द पॉपुलेशन ग्रोथ, और इसकी वजह से आई थिंक दैट जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो उनकी ग्रोथ है, वो स्टैग्नेट हो गई है। नॉट मच कैन बी एक्सपेक्टेड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, इसलिए हम इनको अवॉइड करना चाहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे एफएमसीजी शेयर्स है, 2 नेम्स कम टू माइंड। वन इज वरुण बेवरेजेस, जो कि इज इंडियाज लार्जेस्ट बॉटलर ऑफ पेप्सी। उनके आंकड़े बहुत ही बड़े आए थे, और ये अभी भी एक ग्रोथ कैटेगरी है विद इन एफएमसीजी। दैट लुक्स इंटरेस्टिंग। फिर एक छोटी सी कंपनी है, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, विच इज़ वाडीलाल इंडस्ट्रीज, जो कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वहाँ पर अच्छे ग्रोथ डायनामिक्स दिख रहे हैं। एंड उसके बाद जो अल्कोबेव इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी आई थिंक प्रॉस्पेक्ट्स आर गुड, एंड दे आर समवॉट लाइक एफएमसीजी। दे आर बेसिकली फोकस्ड ऑन कंजम्पशन इन नेचर ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। वहाँ पर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, बट अगेन इन द अल्कोबेव ऑल्सो आई थिंक आपको सिलेक्टिव रहना ज़रूरी है। ओके, अच्छा दीपन जी, अब एक ऐसा स्टॉक जो आपके दिल के काफ़ी करीब होगा, हालांकि आप शायद बहुत पहले उसको एग्जिट कर चुके हैं, बीएससी। ये हो क्या रहा है यहाँ पर, और अब इस प्राइस पर आपका व्यू क्या होगा? अनुज, आपने दुपतिना पे हाथ लगा दिया। बीएससी वी एग्जिटेड ऑलमोस्ट 15-20 years ago, I don't remember also, और उस समय अच्छी डिसीजन लग रही थी। हु न्यू दैट मार्केट कुड गो अप, बीएससी शेयर्स कुड गो अप लाइक दिस। लेकिन फिर भी इस लेवल पर थोड़ा महंगा लग रहा है। एंड नो डाउट आई थिंक बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस किया है बीएससी ने, और नंबर्स भी बहुत ही अच्छे आए हैं। ऑपरेटिंग लेवरेजेस हैव कम इनटू प्ले, और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। बट एंड ऑफ द डे ये पूरा ऑप्शंस का गेम है, और जैसे जैसे ऑप्शंस की वॉल्यूम बढ़ेगी यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट कि रेगुलेटर की कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से ऑप्शंस वॉल्यूम पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो केवल ऑप्शंस वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर आप बीएससी या एनएससी नहीं खरीद सकते। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड लाइक टू अवॉइड ऑल एक्सचेंजेस। लेकिन फिर भी आपको खरीदना ही चाहते हैं, देन एमसीएक्स लुक्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि उनकी जो ऑप्शंस की स्टोरी है वो तो अभी धीरे धीरे चालू हो रही है, और वहाँ पर कोई खास कंपटीशन नहीं है।
So within the exchange space, we like the like MCX more than BSE और even NSE. NSE में भी आजकल काफी ऑफ मार्केट प्राइवेट ट्रेड हो रहे हैं एंड उनका IPO भी एक्सपेक्टेड है. So that's my strategy as far as exchanges are concerned. लेकिन जो पूरा कैपिटल मार्केट है वहां पर, as I said, wealth managers seem to be the best for the long term returns. ओके, M6 6502 पे आपका कंस्ट्रक्टिव व्यू. अच्छा, ये 2-3 थीम्स जो नहीं चली अभी तक दीपन जी, वो थी इस बार कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में. आप वाइट गुड सेगमेंट में जाइए, वोल्टास को, आप हेवल्स को देखिए, ठंडे पड़े रहे. आपका व्यू क्या है? यहाँ पे आपको वैल्यूएशंस कंफर्ट है या फिर आपको लगता है कि नहीं, उतनी इस बार स्ट्रॉन्ग अर्निंग विजिबिलिटी नहीं है, इसलिए अवॉइड ही करना चाहिए इसको? जनरली आई थिंक वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पर भी नहीं है. ऑल द एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो या फिर अप्लायंसेस हो, दे आर क्वाइट रिचली वैल्यूड. हैवल्स हो या IFB हो या फिर वर्लपूल हो, दे आई थिंक रीजनेबली वैल्यूड और वहाँ पर कोई खास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है. लेकिन यही स्पेस में एक और कंपनी है जो भी हमने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ में, वो है सिम्फनी, विच इज़ इंडियाज लार्जेस्ट एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. वहाँ पर अभी वैल्यूएशंस अभी ठीक ठाक लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल P मल्टीपल्स, और अगर आप पीयर ग्रुप कंपेयर करेंगे. लेकिन ये कंपनी के नतीजे, आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन वेदर पैटर्न चेंज होने की वजह से शायद अब लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर में ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं आ सकती है. बट आई थिंक इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, दिस कंपनी कैन गिव गुड रिटर्न्स. उन्होंने अपनी जो लॉस मेकिंग सब्सिडीज है वहां पर काफी रिस्ट्रक्चरिंग किया है एंड दे आर ट्राइंग टू एंटर इनटू न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज. वन डजंट नो हाउ सक्सेसफुल इट इज, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पर है इन टर्म्स ऑफ व्हाट द अंडरलाइंग ग्रोथ पोटेंशियल इज ऑफ द कंपनी. फर्स्ट आई वुड लाइक टू से कि ये जो सभी कंपनी डिस्कस कर रहे हैं वहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर. ठीक है, डिस्क्लेमर आपकी तरफ से. दीपन जी, इंडसइंड बैंक पर मेरा सवाल, जिस तरीके से हमने पूरा ये डेवलपमेंट देखा है, उसके बाद एक रैली भी देखी, इस पर आपका टेक क्या होगा? आप कैसे अप्रोच करें स्टॉक को लेकर? बहुत डिसअपॉइंटमेंट है एज शेयरहोल्डर्स ऑफ इंडसइंड बैंक, और अभी नहीं, आई थिंक राइट फ्रॉम लास्ट 5-6 years द स्टॉक हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग. इंडसइंड बैंक की प्रॉब्लम्स तभी भी थी जब IL&FS की क्राइसिस हुई थी NBFC में. एट दैट टाइम रमेश सोपती वाज द CEO ऑफ द कंपनी, और उस टाइम भी देयर वाज अ बिग स्पाइक इन द NPAs क्योंकि उन्होंने कॉर्पोरेट लोन्स दिए थे व्हिच हैड टर्न बैड. फिर ये इशू आ गया इन टर्म्स ऑफ देयर ऑप्शंस अकाउंटिंग, और फिर एक और challenges there in terms of certain further disclosures. So the bad news keeps on coming for IndusInd Bank. इसलिए I think we have seen such a huge correction in the stock price. लेकिन ये कोई नई बात नहीं है बैंकिंग सेक्टर के लिए. We have seen this play out in RBL, in Bandhan Bank, as well as earlier in Axis Bank, ICICI Bank. Not similar, but something where NPAs have spiked up, or there are always some question marks about accounting policies. बट अगर स्ट्रॉन्ग बैंक है तो इवेंचुअली वो निकल जाती है. मेरे ख्याल से इंडसइंड बैंक भी शायद 1-2 साल में ये जो उनके प्रॉब्लम्स है, दे मे बी वेल बिहाइंड देम. लेकिन जब सबसे बड़ा जो फैक्टर है यहाँ पर इज हु इज गोइंग टू बी द न्यू CEO, और किस हिसाब से वो टीम बनाएंगे एंड हाउ दे विल काइंड ऑफ रीबिल्ड द टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और उनकी जो सिस्टम्स है वो कैसे इम्प्रूव करेंगे. आई थिंक दैट नीड्स टू बी सीन बिफोर यू कैन से दैट इंडसइंड बैंक वर्स्ट इज ओवर और यहाँ से ग्रोथ देखने को मिलेगी. ओके दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी, आपने बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर. निफ्टी मोर और लेस हम 24,858 पे डे हाई पर छोड़े जा रहे हैं और निफ्टी बैंक 55,402 पे. इस बीच अशोक लेन के नंबर्स आए हैं आपकी स्क्रीन पे, और यहाँ पर एक बोनस और बोर्ड का फैसला. लेकिन कोर नंबर्स पे फोकस करें तो मेरे ख्याल से रेवेन्यू 11,906 वर्सेस 12,200 की एक्सपेक्टेशन थी, तो टॉप लाइन जो है यहाँ पे स्लाइटली मिस है जो एस्टिमेट्स थे हमारे उनसे, और मुनाफा करीब 900 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 1246 करोड़ रुपए. और यहाँ पे इनके जो मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स बढ़िया हैं, मार्जिन्स 15% जो कि अप्रॉक्सीमेटली 13.9 से 14% 1% की ट्रेजेक्टरी में 13.1 की ट्रेजेक्टरी में अपेक्षाएं थी, तो मार्जिन फ्रंट पे ये बचा कर ले गए. रेवेन्यू शायद थोड़ा सा अगर आप देखें तो कम है, बट यहाँ पर मार्जिन्स की पिक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट की है. और याद रखिएगा अशोक लेलैंड इस दौर में कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, एट डे हाई 241 पे ट्रेड करता हुआ. नंबर्स बॉटम लाइन फ्रंट पे काफ़ी अच्छे खासे हैं,
और जो नेट प्रॉफिट की फिगर है याद रखिएगा 1246 करोड़ रुपए की, ये स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छी है, क्योंकि करीब 1100 से 1111 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, उससे कहीं अच्छी फिगर। तो मेरे ख्याल से बॉटम लाइन फ्रंट पे, मार्जिन फ्रंट पे नंबर स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छे। अनुज, अप्रोच क्या रहेगी अब ऐसे में? ये आपने शुरू में भी कह रहे थे कि शायद हमें इतना कन्विक्शन ना हो कि हम कुछ सोमवार तक के लिए कैरी करें, जो कमाया आज अच्छा वही निपटाएं या फिर कुछ लेके जाएं? नहीं, आज के आज निपटाएं वीरू। देखिए क्या है, ये मार्केट ऐसी है, कल इसी टाइम पे क्या लग रहा था कि मार्केट तो बस अब कोलैप्स कर रहा है। कहाँ हम 20 डे में कल का लो क्या था 24,464, 24,464 से आज का हाई 24,909, 450 पॉइंट का स्विंग एकदम से आ गया। उल्टा स्विंग भी आ सकता है। अभी मार्केट वो डिविडेंड के लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेके जा रहा है। अब वो इतनी हाई एक्सपेक्टेशन लेके जा रहा है, अगर वो आ भी गया उसके बाद कोई सरप्राइज बचेगा या नहीं बचेगा ये भी नहीं पता हमें, और अगर वो नहीं आया तो कहीं नेगेटिव सरप्राइज ना हो जाए। ग्लोबल मार्केट की आपने सिचुएशन देखी है, आज एफआई की बाइंग जरूर रहेगी, लेकिन अगर वो भी उतना बड़ा नंबर नहीं हुआ तो ये सब ना आज की डेट में इफ्स एंड बट्स हैं यहाँ पर। तो मेरी अप्रोच यही रहेगी कि आप न्यूट्रल पोजीशन के साथ घर जाएं। और देखिए अभी भी बाजार जो है, बाजार क्या कर रहा है, बाजार आज रेंज के ऊपरी लेवल पर बंद हो रहा है। हमने जो निफ्टी का एक हफ्ते का चार्ट दिखाया था, अगर आप उसको देखें तो एक हफ्ते में हम अभी भी स्लाइटली नेगेटिव ही होंगे, लेकिन बिल्कुल स्लाइटली। ये 7 डे चार्ट है, -0.84%। लेकिन कल हम रेंज के लोअर एंड पर बंद हुए थे, आज हम रेंज के हायर एंड पर बंद हुए हैं। वो एक दिन के 25,116 के 25,050 के मुंह को छोड़ दीजिए, उसके अलावा रेंज हमारी रही है करीब 24,500 से लेके मोटा मोटी 24,900, ये 400 पॉइंट की रेंज रही है। कल हम उसके लोस पे टेस्ट करके वहाँ बंद हुए, आज हमने उसका हाईस टेस्ट कर लिए रेंज के। तो बेसिकली एक रेंज है मार्केट में, और जैसे आप कल को एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते थे आज के लिए, या अगर किया होता तो आज पिटाई हुई होती बहुत ज़बरदस्त, वैसे ही आज के मूव को एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते मंडे के लिए। मार्केट में कॉन्फिडेंस लौटने के लिए और पोजिशनल ट्रेड्स को कैरी करने के लिए ऐसे 2-3 दिन के मूव्स ज़रूरी हैं। मैंने कल भी, भले ही आप कल का ब्रेकडाउन था, मैंने एक व्यू ये लिया था कि शॉर्ट मत कैरी करिए, आप न्यूट्रल रहिए। आज भी मैं यही व्यू लूँगा कि आप लॉन्ग मत कैरी करिए, न्यूट्रल रहिए। हो जाए गैप अप अलग बात है, बैड लक, लेकिन इस समय कोई भी ट्रेड लेना वो गैम्बलिंग होगी, लॉटरी की तरह होगा। हो सकता है लग जाए आपकी लॉटरी, लेकिन नहीं लगी तो फिर क्या होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, बहुत अच्छा वेल डिफाइंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है तो अवॉइड ही करेंगे। काम करते हैं, यदि जुड़े हैं तो उनसे बात करते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए, लेकिन उससे पहले काम करते हैं BTC ट्रेड्स कैरी कर लेते, बात कर लेते हैं। प्रकाश सर, क्या कैरी करेंगे आप मंडे मॉर्निंग के लिए? मेरे ख्याल से अपोलो हॉस्पिटल पर ध्यान देना चाहिए। ऑन द लॉन्ग साइड 7073 पर ट्रेड करा है, स्टॉप टाइट होगा 7053 10 रुपए का, अपसाइड 7150। ओके, चलिए ये इस समय गाबा सर की पिक अपोलो हॉस्पिटल्स। कविता जी आप क्या कैरी कर रही हैं? एस्ट्रल को लेकर जाएंगे। एस्ट्रल अपने अच्छे 20 वेमा के ऊपर सक्सेसफुली आज क्लोजिंग दे रहा है, 1454 के लेवल पर है। मुझे लगता है एज अ स्विंग ये 1600 के लेवल के लिए रेडी हो रहा है, बट एज BTST आप इसे 1500 के प्राइस टारगेट के लिए लेकर जा सकते हैं। आप SL मेंटेन करें 1430 का। ओके, एस्ट्रल कविता जी के पिक BTST ये। मानस जी आप बताइए आप क्या कैरी कर रहे हैं BTST? देखिए हिंद कॉपर पे मेरी नजर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। 237 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, करेंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 232 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 250 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, अमित जी आपका ट्रेड? मैं ICICI प्रू लाइफ के साथ जाऊंगा। यहाँ पे एक हम स्ट्रॉन्ग स्विंग ब्रेकआउट देख रहे हैं। स्टॉक ने 200 डेमा भी रिगेन किया है, एक गैप रेजिस्टेंस था उसको फिल करके वो रेजिस्टेंस स्टॉक ने क्रॉस भी किया है। 641 का प्राइस है, स्टॉप लॉस हमारा 633 का रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 660 के। चलिए, तो ये अमित जी की पिक। रचना जी बताइए आप क्या कैरी कर रही हैं मंडे मॉर्निंग के लिए? जी, HDFC बैंक के फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हम 1936 के करीब है। अगर 1925 होल्ड कर जाता है तो वी कुड बी सीइंग 1950 एंड 55। ओके, मीनवाइल अशोक लेलैंड में काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब स्टॉक इनफैक्ट अपने हाई से एकदम से कोलैप्स हुआ। ये देखिए कहाँ 244 का हाई लगाया, वो बोनस की इन्फॉर्मेशन आती और रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन आती, उसके बाद एकदम से क्रैक हुआ। पता नहीं ये सिर्फ टॉप लाइन नंबर पर मार्केट फोकस कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग है या कुछ और है,
लेकिन थोड़ी सी एकदम से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई। चलिए अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं। डीलिंग रूम में कहाँ फोकस है? यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है, सबसे पहले HDFC लाइफ, और आज इंश्योरेंस कंपनीज में ब्रोकरेज का कवरेज भी आया है और इन जनरल बाइंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 6% HDFC लाइफ के लिए ऊपर है और यहाँ फ्रेश बाइंग आपको देखने को मिल रही है एक्सपायरी वीक से पहले। तो कहीं ना कहीं डीलर्स यहाँ BTST की ट्रेड ले रहे हैं, उनको लगता है काउंटर में यहाँ से भी 15 से 20 रुपये का अपसाइड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा BHEL भेल, और यहाँ भी अगर हम देखें तो PSU स्टॉक्स में ये काउंटर है जहाँ अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डीलर्स यहाँ भी BTST की आइडिया सुझा रहे हैं 260 तक के इनिशियल टारगेट्स के लिए। और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और फ्रेश तेजी के सौदे देखने को मिल रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये इस समय डीलिंग रूम से सलाह आती हुई BHEL पर। अब एक काम करते हैं जरा हम, अच्छा BTST कॉल सारी पूरी हो गई, तो अब बीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। बीरू, बताइए कैसी लगी मार्केट ब्रेथ? मार्केट ब्रेथ बहुत अच्छे अनुज, बहुत शानदार मार्केट ब्रेथ है। जरा प्लीज़ इसकी पे डेटा लेके आइएगा। और लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा अगर आप देखें तो महत्वपूर्ण थी यहाँ पर, ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स हैं। 102 62 में यहाँ पे आज लॉन्ग रहा। आपके स्क्रीन पे शॉर्ट के आंकड़े बहुत थिन है और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी काफ़ी थिन है, यानी कॉन्फिडेंस था। एंड स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट कि कल अब हम वीकेंड पे जा रहे हैं, इतना मतलब लॉन्ग कैरी करना ये फिर भी ठीक ठाक फिगर है। लॉन्ग के सेट्स कहाँ पे थे? आज एंजल वन मेरे ख्याल से टॉप करेगा इस स्लाइड को, क्योंकि इसमें लास्ट सेशन में नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग थी। मैक्स फाइनेंशियल्स, HDFC लाइफ एट ऑल टाइम, BHEL में मूव था, सोलार इंडस्ट्रीज 2.5% ऊपर, SBI लाइफ, इंश्योरेंस स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग थी लॉन्ग बिल्डअप पर। यहाँ पे एंजल वन में शॉर्ट कवर था, तो कंप्लीटली शॉर्ट कवरिंग, जैसे कि मैं कह भी रहा था आपको कि यहाँ पे सारे कॉल राइटर्स बैकफुट पे हैं। BSE पे बात हुई, डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ, 5.5% ऊपर रहा। उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर, HFCL, वरुण बेवरेजेस आज शॉर्ट कवरिंग का केस बना। बहुत ही वीक स्ट्रक्चर, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से पुल बैक जनरेट किया इसने। शॉर्ट बिल्डअप सन फार्मा में, कॉनकॉर, AB फैशन, कॉनकॉर में रिजल्ट्स का इंपैक्ट था। NHPC, जुबिलेंट फूड सच बैकफुट पे थे। और जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, जहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, हालांकि इस फिगर्स को थोड़ा सा हमें संभल के देखना पड़ेगा। इट वॉज GMR एयरपोर्ट्स, कमेंस में आज थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आज प्रॉफिट बुकिंग में गया, और सेम इज द केस विद सिमेंस। यहाँ पे सिर्फ एक ABB जो था वो स्टेबल रहा, स्ट्रॉन्ग रहा। ये कमेंस जो था वो थोड़ा सा मायूस करके गया मानस आज, बट ओवरऑल लग कैसा रहा स्ट्रक्चर क्लोजिंग बेसिस पे कोई, या फिर एटलीस्ट अब हमारे पास वो वीकली चार्ट देखने का स्कोप भी है, क्योंकि रिवर्सल वीकली पे भी 50 वेमा से आया है। आपका टेक क्या कहता है? तो देखिए, अभी 10 डे मूविंग एवरेजेस टेस्ट हुए हैं और अगर आप देखें तो 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज करीब 29.10 के आसपास आते हैं। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 29.10 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा। आप केवल तभी खरीदारी करें जब स्टॉक 3020 के ऊपर निकले। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले हफ्ते के ट्रिगर्स की, और उसके लिए कंचन है हमारे साथ स्टूडियो में। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून। शुरुआत कर लेते हैं 26 मई के साथ, जहां पे फेड के चेयरमैन की स्पीच है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रहने वाली है अगले हफ्ते। इसके अलावा काफ़ी सारे नतीजे भी आने वाले हैं, जैसे कि ऑरबिंदो फार्मा के, पावरग्रिड के और साथ ही साथ बजाज हेल्थ केयर के। आगे बढ़ते हैं और 27 मई की तरफ चलते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको देखना होगा वो US का हाउस प्राइस का इंडेक्स का जो डेटा है वो आने वाला है। काफ़ी सारे स्टॉक हैं जिनकी एक्स डिविडेंड डेट है, जैसे कि ट्राइडेंट और साथ ही साथ L&T फाइनेंस। अगर नतीजों के लिहाज से बात करी जाए तो काफी सारे नतीजे भी 27 मई को आने वाले हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत डायनामिक्स, बॉश, NMDC और JK लक्ष्मी सीमेंट अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जो हैं वो 27 मई को पेश करेंगे। 28 मई की बात करी जाए तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है इंडिया का वो आने वाला है। ये काफी ज्यादा मेजर होने वाला है और साथ में US में OPEC की मीटिंग भी है 28 मई को। नतीजों के लिहाज से कमिंस इंडिया अपने क्वार्टर 4 के नतीजे पेश करेगा और साथ ही साथ IRCTC। इसके अलावा FOMC के मिनट्स भी उस दिन आने वाले हैं, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर बात करें 29 मई की, तो यहाँ पे US का जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा है वो आने वाला है और साथ में टाटा कंज्यूमर की एक्स डिविडेंड डेट है। और रिजल्ट की बात करी जाए तो बजाज ऑटो, इसके अलावा संवर्धना मदरसन, एल्केम लैब और NBCC अपने क्वार्टर 4 के जो नतीजे हैं वो यहाँ पे पेश करेंगी। 30 मई की बात करी जाए तो GDP ग्रोथ रेट का जो डेटा है वो आने वाला है। उसके अलावा काफी सारे स्टॉक की एक्स डिविडेंड डेट है उस दिन, जैसे कि एंजल वन, ग्लैक्सो
स्मिथ, साथ में बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस। और रिजल्ट के लिहाज से बात करी जाए तो अपोलो हॉस्पिटल, LTI माइंडट्री, FSN ई कॉमर्स और साथ में बजाज होल्डिंग के इस दिन अपने चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे। और 31 मई को जो नतीजे जो है वो मेजर नहीं है, लेकिन जो मेजर चीज़ है वो है चाइना का जो कॉम्पोजिट PMI का डेटा है वो आने वाला है। ओके कंचन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स अगले हफ्ते के लिए। और देखिए, आज है नेशनल रोड ट्रिप डे। ये दिन है कुछ यादगार लम्हों में डूबने का, उस रोड ट्रिप को याद करने का जो आपके मन में एक छाप छोड़ गई हो। वो खुली सड़कें, खुला आसमान, वो सुहाना सफ़र जिसे आप कभी नहीं भूलना चाहेंगे। और इस खास मौके पर हमने सोचा क्यों ना आवाज़ टीम से ही उनके अनुभव शेयर की जाए। और हमारी सहयोगी कंचन लेकर आई है ये खास पेशकश। मंजिल खूबसूरत होती है, लेकिन उस मंजिल से खूबसूरत होता है वहाँ तक पहुँचने का सफ़र। और आज है नेशनल रोड ट्रिप डे, तो आइए देखते हैं कुछ लम्हों का सफ़र। अच्छा, वैसे मुझे नहीं पता था आज नेशनल रोड ट्रिप डे है, लेकिन कंचन का शुक्रिया बताने के लिए। वीरू, आपको पता था क्या? नहीं, मेरे से वीडियो कंचन ने सुबह ही मांगा था तो मैं मालूम चल गया था मेरे को। हाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ, मालूम चल गया था। लेकिन ये जो आखिरी की इमेज थी ना, ये मेरा सपना है। कभी जब बहुत फ्री हो जाऊंगा नौकरी पेशे से, तो अपनी गाड़ी के ऊपर ये एक मतलब ऐसा ये 80-90,000 तक का पड़ता है, ये लगवाइए और दोस्तों के साथ, 2 दोस्तों के साथ रहिए। ये लास्ट वाली इमेज आएंगे स्टील में अनुज, गजब है, गजब, मजा आता है इसमें। बिल्कुल। अभी कोई रोड ट्रिप है अनुज हाल फिलहाल कोई? नहीं, मैं तो जो वो चल रही है वो, मैं जब रणथंबोर गया था तो दिल्ली से रणथंबोर तक मैं जब ड्राइव करके गया था वो था। आई थिंक इंडिया में, लेकिन अभी काफ़ी हाईवेज अच्छे हो गए हैं। मैंने रोड ट्रिप की थी कोविड के टाइम पर, जब एयरलाइंस बंद थी, तो मैं मुंबई से बैंगलोर गया था रोड ट्रिप पर। और मैंने सिर्फ बीच में एक ब्रेक लिया था वहाँ पर। और एक मैंने ट्रिप की थी मुंबई टू गोवा रोड ट्रिप, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। उसके अलावा पहले मैं बहुत रोड ट्रिप करता था, वो भंडारदारा हो या फिर मलशेज घाट हो, उधर काफ़ी जाता था मैं। तो अभी काफ़ी समय से नहीं हुई है वीरू, लेकिन करनी है। और एक रोड ट्रिप जो मुझे करनी है ना, क्योंकि मैंने वेस्टर्न पार्ट की काफ़ी रोड ट्रिप्स की हैं, मुझे एक ईस्टर्न साइड की रोड ट्रिप करनी है। वो जो उड़ीसा वाला उस साइड का जो पूरा वो कोस्टल रोड है, उस साइड का मुझे करना है। वेस्टर्न साइड का तो मैंने पूरा नाप दिया है ऑलमोस्ट। आप ऊपर दमन से लेके नीचे तक पूरा निपटा दिया मैंने, कर्नाटका तक। इस ईस्टर्न साइड का अभी थोड़ा सा बाकी है। और एक और रोड ट्रिप जो मुझे करनी है वो लद्दाख वाली, जो सब करते हैं, मैंने नहीं की अब तक। तो वो लद्दाख टू मनाली जो करते हैं ना, वो मुझे करनी है बेसिकली। बाकी ऋषिकेश, देहरादून वगैरह तो मैं हो आया हूँ। नहीं, मेरा मन है लाहौल स्पीति का, लेकिन उसके लिए चाहिए 10 दिन। वो तो फिलहाल अभी है नहीं, बट ठीक है। क्या प्लान? अब आप रिलेट कर पाएंगे वीरेंद्र जी मुझसे। वैसे तो बहुत ही हम रोड ट्रिप के नाम पे दिल्ली से नोएडा से इनफैक्ट मूर्थल जाते थे, लेकिन मैंने फुल ऋषिकेश, देहरादून ये सब रोड ट्रिप किया। प्लीज भगवान, जस्ट किडिंग सर, जस्ट किडिंग। पर हाँ, मैंने देहरादून और यहाँ पे नैनीताल इस साइड कर रखा है रोड ट्रिप। ओके। और एक नॉर्थ ईस्ट की भी रोड ट्रिप जो होती हैं, बस उसमें आपको स्पेशल गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, क्योंकि वो सिर्फ सेकंड गियर में जो चलती हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं।
चलिए अब एक काम करते हैं, क्योंकि इस लाइट टॉपिक पर हैं ही हम, तो थोड़ी सी और लाइट टॉपिक की बात कर लेते हैं। वीकेंड आ गया है, राजेश जी बताइए क्या देखना है इस वीकेंड पर? अनुज जी, ऐसा है कि मुझे भी नहीं पता था कि आज रोड ट्रिप डे है। शुक्रिया आवाज की टीम का। और जो हालात बने हुए हैं थिएटर और ओटीटी के, मुझे लगता है कि रोड ट्रिप पे जाना बेहतर होगा, क्योंकि एकदम सूखा पड़ा हुआ है। ओटीटी पे तो कुछ भी नहीं है सिवाय कुछ रीजनल कंटेंट के। और सिनेमा हॉल की भी बात की जाए तो 3 मूवीज हैं जो बहुत छोटी कही जा सकती है। एक तो भूल चूक माफ है, जो फुटबॉल की तरह कभी ओटीटी और कभी थिएटर के बीच में घूमते घामते आखिरकार रिलीज हुई हॉल पे। राजकुमार राव और भूमिका गप्पी की कॉमेडी ड्रामा है। कोई उम्मीद विशेष है ही नहीं लोगों में भी। दूसरी केसरी वीर है, जो कि लगता है कि जितने रिटायर्ड खिलाड़ी थे वो सारे वापस आ रहे हैं, फिर वो चाहे सूरज पंचोली हो, सुनील शेट्टी हो, विवेक ओबराय हो। ये एक तरीका से एक हिस्टोरिकल ड्रामा कहा जा सकता है, जिसमें हमीराजी गोयल करके जो कैरेक्टर है वो सोमनाथ मंदिर को बचाने की कोशिश कर रहा है मुगलों से। तीसरी पिक्चर थोड़ी सी अच्छी हो सकती है, क्योंकि कॉमेडी है, हॉरर कॉमेडी है, जिसमें श्रेयास तलपड़े और तुषार कपूर है, जो कि कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। कपकपी नाम है पिक्चर पे, जो एक साउथ की पिक्चर रोमांचम आई थी उसकी ऑफिशियल रीमेक है। और औजा बोर्ड, जहाँ की आत्माओं को बुलाया जाता है, उस पे बेस करके ये स्टोरी बनाई हुई है। तो ये 3 मूवीज थिएटर में है, ओटीटी में कुछ नहीं है। और एक मूवी ऐसी है जो सिर्फ श्रेया के लिए है, वो है लीलो एंड स्टिच। वो डिज्नी की मूवी है। 2002 में जो मूवी आई थी उसकी दोबारा से ऑफिशियल रीमेक उन्होंने बनाई, और मुझे लगता है वो श्रेया को ठीक लगेगी। ऐसा क्यों? उनको पता चल गया कि एनिमेटेड मूवीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए राजेश जी हमेशा लेके। वैसे अब मैं ओइजा बोर्ड, जो आपने कहा ना, ओइजा बोर्ड वाले हॉरर भी पसंद है, डर डर के सही लेकिन देख लेती हूँ। लेकिन वो कॉन्सेप्ट बहुत घिसा पिटा हो गया राजेश जी। हर फिल्म में बोर्ड बुलाते हैं और फिर भूत बुलाते हैं। ये तो बचपन में किया था हम सब ने। वही मैं कह रहा हूँ कि इस बार सूखा पड़ा हुआ है एकदम। राजेश जी, लगे हाथ श्रेया को 1-2 कॉमिक का नाम या फिर कंचन चंपक वगैरह सब कुछ बता देते, क्या था दिक्कत? वो ऑफ एयर बता दूंगा। अच्छा, वो एक सीरीज आई है, वो बस थोड़ा बताइएगा। वो जो पंचायत जैसी लग रही थी, वो जिसमें एक डॉक्टर जाता है गांव में, वो क्या नाम? ग्राम कैसी लगी आपको? ग्राम चिकित्सालय। ग्राम चिकित्सालय अच्छी है, मैं शुरू करने वाला हूँ। बहुत बहुत अच्छी है। आपको पंचायत और वो गुल्लक वाली फील आएगी। और 5 या 6 एपिसोड है मेरे ख्याल से, अगर मुझे ठीक से याद है तो, क्योंकि 3-4 हफ्ते हो गए और बहुत अच्छी बन पड़ी है। अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ कहूँगा, ये जो डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म्स होती है ना अभी जैसे ये फिल्म है लिलो एंड स्टिच, ये आप कहने को भले ही कहें कि बच्चों की फिल्म है, लेकिन मैं सब पेरेंट्स को कहूँगा कि अपने बच्चों के साथ ये पिक्चर देखें, ऐसी पिक्चरें देखें। इनमें बहुत अच्छे मैसेजेस होते हैं। जैसे मैंने एक बार, आपको याद होगा, मोआना की बात की थी आपको, और स्पेशली अगर आपकी तो खैर बेटी है, तो बेटियों के साथ तो ऐसी पिक्चरें बिल्कुल देखनी चाहिए। चलिए अब एक काम करते हैं, अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है हमारे पास, मार्केट क्लोजिंग की तरफ फटाफट बढ़ रहे हैं। एक बार पंचनामा का टीजर कर लें, फिर मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। श्रेया बताइए क्या सवाल है आज? सवाल है, एक तो सन फार्मा पे जिस तरीके से रिजल्ट आए, फिर स्ट्रीट ने पनिश किया है, गिरा है, तो ये सवाल ये पूछ रहे हैं सुमित जी कि गिरावट में खरीदारी की जा सकती है अभी जिस लेवल पर है सन फार्मा? ठीक है, सन फार्मा के आज नंबर्स आए, कमेंट्री उनकी काफ़ी कॉशियस थी, लेकिन प्राइस बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। क्यों? हम खुले ओपन लो पर 1636 पर, और वहाँ से करीब 3-3.5% की रिकवरी आ गई यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़, R&D में एक्सपेंस बढ़ेगा, ये नियर टर्म में नेगेटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से आज का लो क्रूशल है। अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन में, तो बस आज के लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि वो आज एक न्यूज़ ड्रिवन, अगर मार्केट ने हार्ड बॉटम बनाया तो वही आज का लो ही होगा। आज का लो टूटे तो बाहर हो जाए। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस समय सन फार्मा में। और एक स्टॉक जो हम काफ़ी चर्चा करते थे, वारी एनर्जीज, आज तो बहुत तगड़ा डेंट पड़ा इस पे। मैं देखिए, इसको मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करा है, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा वैसे भी, क्योंकि रिसेंट लिस्टिंग है ये, और तो इसके ऊपर इसको मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। ठीक है ना। चलिए, अब बाकी के क्वेश्चन हम 335 पर एड्रेस करेंगे। शेयर में जुड़ेंगे आपके साथ और बात करेंगे मार्केट की। मीनवाइल जाते जाते मैं देख रहा था, एक और नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। आई थिंक शायद नहीं, चल ठीक है, अवॉइड करते हैं।
चलिए अब एक काम करते हैं, जरा क्लोजिंग को समझ लेते हैं। मार्केट की 1.5 मिनट बचा है। निफ्टी 24,852 पर बंद होता हुआ, यानी 1% गेन। सुबह बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन पहले 15 मिनट के बाद ही मार्केट में शानदार मोमेंटम आया। बैंक निफ्टी भी करीब करीब 1% ऊपर था, निफ्टी आईटी भी 1% ऊपर था। तो आज तीनों बड़े इंडेक्स में अच्छी खासी रैली हुई। मिड कैप इंडेक्स आज थोड़ा अंडर परफॉर्म ज़रूर किया, करीब करीब 2.5% ऊपर था ये। स्मॉल कैप भी 2.5% ऊपर था, इसलिए एडवांस डिक्लाइन कोई बहुत शानदार नहीं था, लेकिन पॉजिटिव था। 1580 बढ़ने वाले शेयर, 1008 के करीब गिरने वाले शेयर। अब लेकर आइए जरा सेक्टोरल हीट मैप, और देखिए आप, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। फार्मा थोड़ा सा नीचे था, सन फार्मा की वजह से थोड़ी डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग आई। एफएमसीजी आज आईटीसी की वजह से 1.5% के शानदार रैली के साथ बंद हुआ। आज का इंडेक्स ऑफ द डे था। मेटल्स, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, आईटी, ऑयल एंड गैस, ये कुछ और इंडेक्स थे जहाँ पर तेज़ी थी। कुछ हद तक कैपिटल गुड्स, यहाँ पर भी हल्की सी आपको तेज़ी दिखाई दी। अब जरा निफ्टी का हीट मैप देखते हैं। आज सबसे ऊपर आपको दिखाई दिया इटर्नल। बज़ है मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कि वो जो इवेंचुअली ब्लॉक डील होनी है एंटफिन की, वो शायद विंडो में होगी, इस वजह से इसमें, लेकिन ये सिर्फ मार्केट बज़ है, ध्यान रखिएगा। 3.6% ऊपर था। HDFC लाइफ, यहाँ पर गेंस थे। पावर ग्रिड, जियो फाइनेंस, ITC, नेस्ले, एक्सिस बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आपको मोमेंटम अच्छा दिखाई देगा। रिलायंस और लार्सन एंड ट्यूब्रो, यहाँ पर भी तेज़ी रही, करीब 1.25% के करीब की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली। नीचे जो स्टॉक्स थे उनमें सिर्फ एक स्टैंड आउट कर रहा था, सन फार्मा। हालांकि इसमें भी कहना होगा, शुरुआत 3-3.5% नीचे हुई थी, बाय द एंड ऑफ इट सिर्फ 1.25% नीचे रहा। लेकिन कुल मिलाकर मार्केट की अच्छी क्लोज, हाँ मार्केट की अच्छी क्लोज आज के लिए। लेकिन अगर आप इस वीक का चार्ट देखेंगे मार्केट का, वीकली चेंज पर आएंगे तो निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में हल्के लॉसेस के साथ हम बंद हो रहे हैं। ये है एडजस्टेड क्लोजिंग आपके लिए 24,853 की। चलिए, लेकिन फिर भी कल के लो के अगेंस्ट अगर आप देखें, शानदार रिकवरी आज, लेकिन फिर भी याद रखिएगा हम न्यूट्रल गए हैं। कोई भी अगर आप देखें अनवांटेड एक्सपोजर, और आपका कोई प्रश्न हो ज़रूर पूछें आज के बाजार पर, आपकी इन्वेस्टमेंट कॉल्स पे, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स पे। मार्केट का पंचनामा एक छोटे से ब्रेक के बाद CNBC आवाज़ सभी सोशल मीडिया पर। आपसे इस पैनल की, श्रेया की, मेरी अनुज और आशीष की मुलाकात होगी सोमवार को एक बार फिर से मॉर्निंग कॉल और बनाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस डे।